एनएलसीसी क्लासेस, जो भी लोग हैं ऑनलाइन, जो भी ऑफलाइन है, जल्दी से सब लोग यहाँ प्रेजेंट हो जाइए क्लास में। आज ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है क्योंकि इसमें हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, एग्जाम आपके आ रहे हैं। हम लोगों ने कल टाइटल तक पढ़ लिया था, फ्रीडम वाला पॉइंट हमको पढ़ना था। 1 मिनट बस हम लोग देख लेते हैं, जो भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है या एक बाहर भी गए हुए हैं ऑफलाइन में, उनको 1-2 मिनट देख लेते हैं, वो आ जाए तो हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हो गया टाइम, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया था टाइटल तक, उससे पहले हमने पढ़ लिया था अनटचेबिलिटी इंडिया में बैंड है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि राइट टू फ्रीडम क्या होता है। तो राइट टू फ्रीडम बेसिकली आज़ादी को हम कहते हैं। इंडिया में टोटल 7 तरह की फ्रीडम हुआ करती थी, पर अभी 6 हैं, ठीक है। एक रिमूव कर दी। कौन सी रिमूव कर देगी? सिंपल वर्ड्स में प्रॉपर्टी वाली, ठीक है। क्या है, कौन कौन सी आज़ादी हमको यहाँ से पढ़िएगा। देखिए 7 फ्रीडम हुआ करती थी फंडामेंटल राइट में, हमारे पास 7 फ्रीडम थी आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है। जिसमें से प्रॉपर्टी हटा दी गई। कब हटाई गई? 1978 में। अंडरलाइन कर लेना, प्रॉपर्टी अंडरलाइन कर लेना, 1978 अंडरलाइन कर लेना। 44th अमेंडमेंट है जिससे वो हटाई गई आर्टिकल 300A में, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या क्या है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, आज़ादी बोलने की है, एक्सप्रेस करने की है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, हमारे पास पीसफुली कहीं पर भी जाने की आज़ादी है, बिना हथियार लिए हुए। इंडिया के अंदर हम कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, मिलजुल के खड़े हो सकते हैं, जैसे धरना लगा सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हम ग्रुप बना सकते हैं, उस धरने को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन फॉर्म की है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, जिसको हम यूनियन को रजिस्टर करा लेते हैं, यानी बाकायदा डॉक्यूमेंट साइन करा लें, ठीक है। वो भी हम कर सकते हैं। हम इंडिया में कहीं पर भी, इंडिया में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं। राइट टू रिजाइड एंड सेटल, इंडिया में कहीं घूम रहे हैं तो कहीं पर भी हम रह सकते हैं, वहाँ पे घर खरीद। उसके अलावा राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अब हम कहीं रह रहे हैं तो वहाँ हम काम भी कर सकते हैं और अपना जो भी ट्रेड बिजनेस है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 कौन से आजादी? बोलने की, ठीक है, जमा, एक जगह जमा होने की, बड़े लेवल पे जमा होने की, इंडिया में कहीं पर भी घूमने की, इंडिया में कहीं पर भी रहने की, और इंडिया में कहीं पर भी अपना बिजनेस करने की। ये हमारी 6 आज़ादियाँ। 7वीं कौन सी थी? हम कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, वो अब रिमूव हो गई। अब हम कहीं पर भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। कुछ जगह है जहाँ खरीद सकते हैं, कुछ जगह है जहाँ नहीं खरीद, ठीक है। या अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो हम उसको लीगली ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसके अंदर ये वाला पॉइंट जाएगा, तो डिटेल में हमको। अब देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। तो इसमें ये जो हमारे पास ये जो चीज़ें हमको मिली हुई है राइट्स वाली, इसके अंदर हमको जो भी है प्रोटेक्शन, वो स्टेट के थ्रू है। यानी कोई अगर प्राइवेट हमको रोक रहा है, कोई प्राइवेट हमें रोक सकता है कहीं भी आने जाने से, कुछ बोलने से, लेकिन गवर्नमेंट हमें नहीं रोक सकती। गवर्नमेंट की तरफ से हम आज़ाद हैं, ये समझाना, ठीक है। क्या चीज़ है बेटा? देखो हमारे पास, जैसे मान लो कि ये मेरा घर है, किसी को आने जाने की आज़ादी, तो क्या मेरे घर में आने जाने की आज़ादी है किसी को? मैं वही कह रहा हूँ, कोई प्राइवेट रोक सकता है आपको कि भैया तुम मेरे घर में कैसे चले आ रहे हो। लेकिन इंडिया में रोडों पे आप कहीं चल रहे हो, गवर्नमेंट की होती है रोड, या पब्लिक क्या होता है, पार्क होते हैं, इस तरीके की चीज़ें, वहाँ आना जाना अलाउड है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप कुछ बोलो, ठीक है। मेरे घर में आके बोलोगे मुझे कुछ पर्सनली, तो वो अलाउड नहीं होगा ना। तो आपको बोलने की आज़ादी, लेकिन प्राइवेट लोगों के साथ आपको इसकी आज़ादी नहीं है, गवर्नमेंट के साथ आपको आज़ादी है ना, ठीक है। ओनली टू सिटीजन नॉट फॉरनर्स। और ये जो फ्रीडम है ना, ये सिर्फ इंडिया के लोगों को मिली हुई है। ये जो अमेरिका या कहीं बाहर से कोई लोग घूमने के लिए इंडिया में आते हैं, उनको ये आज़ादी नहीं मिली। क्यों? वो लोग आए हैं तो उनको इंडिया में कहीं भी घूमने की आज़ादी नहीं, उनको कहीं पर भी जाना होगा तो उनको पास बनता है, सब कुछ बनता है, इस तरीके से उनको कुछ चीज़ें फॉलो करनी थी, पर हमें नहीं फॉलो करनी। स्टेट कैन इम्पोज रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज 6 फंडामेंटल राइट। स्टेट चाहे तो इन पे कुछ भी स्टॉप लगा सकता है, ठीक है, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रोक सकता है इनको, मतलब कोई भी नया कानून बना सकता है अगर कुछ नया कानून बना। अब जल्दी से एक रिवीजन मुझे बताओ, कौन कौन सी आज़ादी हमारे पास पहले से? एक तो बोलने की, स्पीच, सिंपल एक्सप्रेशन, उसी को होता है इशारे करना, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी? असेंबल, एक जगह जमा होने की। तीसरी कौन सी? असेंबल हुए तो यूनियन बना सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना, ठीक है। चौथी के इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है। पांचवी हमारे पास कौन सी है? कहीं भी घूम रहे हैं तो वहाँ पे रिजाइड रह भी सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं। और छठी हमारे पास कौन? बस छठी है कि वहाँ पे हम बिजनेस, ट्रेड या कुछ भी अपना काम कर सकते हैं। सातवीं जो हट गई वो कौन सी थी? वो प्रॉपर्टी, वहाँ खत्म। ये हमारे पास फ्रीडम, ठीक है। इनमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई कोई भी आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो या लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इस तरीके कोई भी काम आपको नहीं। अब इन्हीं को डिटेल में यहाँ समझा रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है देखो। फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। तो देखिए आप अपनी बातें रख सकते हैं, प्रोपोगेट मतलब अपनी बातें बोलना, इसको सिर्फ समझना है ना, ये अंडरलाइन करो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी कहाँ दी हुई है? जो न्यूज़ चैनल ये सब होते हैं उनको भी आज़ादी मिली हुई है बोलने की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनके पास भी है। तो अगर एग्जाम में आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का आर्टिकल है 19 का 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
3 में फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। देखो कमर्शियल लेवल के जो क्या कमर्शियल क्या होते हैं, एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, अगर वो आपको करने हैं प्रमोशन के या कुछ इस तरीके के, तो वो आप कर सकते हो, उसकी भी आज़ादी है आपके पास। वो कहाँ दे रखा है, वो भी दे रखा है 19 में। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अगेन टेपिंग, किसी का फोन आप बिना उसकी परमिशन के या पुलिस की जानकारी के बिना आप उसका फोन टेप नहीं कर सकते हो, किसी का भी। आपका फोन अगर कोई पुलिस वाला भी टेप करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है बगैर इन्फॉर्म के अपने अथॉरिटीज को या रिटर्न में आपको इन्फॉर्म किए कि आपका फोन टेप किया जा रहा है। तो ये आपकी आज़ादी कि आप अपने फोन पे क्या बात कर रहे हो वो बगैर आपकी परमिशन के कोई दूसरा नहीं सुन सकता। तो ये भी आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है। ठीक है। राइट। अब कोई आपका फोन अगर टेप कर ले, आपकी कोई रिकॉर्डिंग रख ले सेव करके, तो आप उसको बोल सकते हो कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग डिलीट करो, नहीं तो मैं केस कर दूंगी, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेरी रिकॉर्डिंग कैसे रखी। ठीक है। तो वहां पे आप केस कर सकते हो। सबूत में भाई जाहिर सी बात उसको मोबाइल जब्त होगा ना जिसके पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, सबूत तो वही भाई रिकॉर्डिंग का ही केस करो तो रिकॉर्डिंग तो पेश करोगे ना। हाँ 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 हाँ, तो कॉल रिकॉर्डिंग हुई तो बता रहा हूँ इलीगल है ना। बिल्कुल मानी जाएगी ना, अगर केस ही कॉल रिकॉर्डिंग का है तो कॉल रिकॉर्डिंग मानी जाएगी। हम्म। केस किस चीज़ का है? ठीक है चलो। हाँ, तो बेटा तुम खुद ही बोलो ना वो सबूत कॉल में है, तो कॉल में है तो वो सबूत में यूज कर सकता हो ना, एविडेंस तो कहीं पर भी हो मैं यूज कर सकता हूँ ना। ठीक है। हाँ, लेकिन उसने इस तरीके का सबूत रखा है वो इलीगल है, वो रख नहीं सकता है, उस पर भी कार्रवाई होगी अगर उसने सबूत दिया तो। सबूत मेरे काम आएगा, लेकिन जिसके पास से वो सबूत आया इलीगल, रिकॉर्डिंग इलीगल है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सबूत आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग करना इलीगल है, मैं ये बता रहा हूँ। वो आपका किसी के टेलीफोन की बातें सुनना वो गलत है, रिकॉर्ड कर वो इलीगल है। वो कहाँ पर हक दिया आपको कि क्यों इलीगल है, वो आर्टिकल 19 बोलता है, क्योंकि आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक है, आप अपनी बातें बोल सकते हैं, पर आप उन बातों को किसी और के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो गलत है आर्टिकल 19। राइट टू टेलीकास्ट है आपके पास, गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या दे रखा है आपके पास, टेलीकास्ट करने की पावर है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं जैसे मीडिया टीवी पे दिखाना चाह रहे हैं आप वो टेलीकास्ट कर सकते हैं मीडिया के थ्रू, वो आपको आज़ादी मिली हुई। तो बेसिकली क्या कि मीडिया कुछ भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, उनके पास भी कुछ रेस्ट्रिक्शन। क्या है, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इंडिया में वो क्या करती है, कभी कभी बंद का ऐलान कर, जैसे किसान अक्सर करते हैं कि भाई हम हाईवे जाम करेंगे, बंद करेंगे, वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे नहीं। इस तरीके के आपके पास राइट है, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अगर कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा ये बंद करने से पहले, गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। आप ऐसे बंद करोगे गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है। अब राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, आपके पास आरटीआई के थ्रू, आरटीआई एक चीज़ होती है 2005 में आई थी, उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी से भी मालूम कर सकते हैं कि भाई उस ऑफिस में या उस डिपार्टमेंट में क्या घपला चल रहा है या क्या चीज़ है, कुछ भी। ये तो राइट्स का वॉलेशन है ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो तो गया आज। हाँ दायर हो गया। ऐसे कैसे आप पता ही नहीं कर सकते, ये क्या बात है? नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते ना वो तो खुल गया ना राज, अंबानी की जो जमीन है वो वक्फ प्रॉपर्टी पे है ना, वो वक्फ वापस मांग रही थी ना, उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए कानून लाया गया ना। उनकी अरबों की प्रॉपर्टी है वो, अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ में चली जाएगी तो भाई अंबानी सड़क पे आ जाएंगे एक मिनट में। ठीक है भाई, इतना बड़ा घर है उनका, अंताली अंतीला क्या नाम है उसका, है अंतीला जो भी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनको लीज पे मिली हुई थी, अपनी ज़मीन नहीं है भाई। वक्फ की ज़मीन पे आप कभी क्लेम कर नहीं सकते, वक्फ की तो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वो कभी भी मांग सकते हैं। तो इसीलिए कानून बदला गया, ये पकड़ा गया ना मामला, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सारा काम उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किया गया। ऐसा नहीं होता है ना, गलत है ना ये चीज़ तो। फिर आप ये भी कह रहे हो कि आपने कुछ कानून बनाया तो हम उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये तो हमारा हक है ना, कोई भी कानून को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है ना, तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ही से कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है ना, क्योंकि आप चैलेंज करने को मना कर रहे हो, चैलेंज करना तो सुप्रीम कोर्ट का हक है। अब सुप्रीम कोर्ट का हक कैसे छीन लोगे, वो इंडिपेंडेंट बॉडी, आप उसके अंदर थोड़ी घुस सकते हो। जो हो रहा है उन्हें दो, बहुत दिन थोड़ी चलने वाले हैं, गलत हो जाएगा ना। कानून बनाओ सही से बनाओ ना, गलत बनाओगे तो क्वेश्चन होगा ना, वो वाली चीज़। अब आओ फ्रीडम ऑफ साइलेंस, देखो आपको खामोश रहने का हक है, ये कहाँ दे रखा है कि एग्जाम में आता है, तो ये भी दे रखा है 19 में, आपके पास क्या हक है, चुप रहने का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, क्लास में सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, वहाँ साइलेंस का नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा रिलीजन कौन सा बताओ, इसमें इस तरह की कुछ बातें पूछ रहा हूँ जो कि पर्सनल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो चीज़ पे आप साइलेंस रह सकते हो। ठीक है, दूसरे रिलीजन के प्रैक्टिस में आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिस करो, साथ में खड़े हो जाओ या बोलो तुम भी, चैंट करो भगवान का नाम है, तुम भी अल्लाह अल्लाह करो, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है,
लेकिन अगर वहां आप खामोश खड़े हो तो वो इलीगल नहीं है। ये कहाँ दे रखा है? नहीं, वही तो बता रहा हूँ, राइट टू साइलेंट पे केस आ चुका है कि नेशनल एंथम पे आपको खामोश रहने का हक। खामोश रहने का मतलब ये होता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट किए हुए हो, आपको उसके साथ सिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको उसके साथ कुछ वो नहीं, आप अगर कहीं खड़े हो जहाँ नेशनल एंथम हो रहा है तो आप खड़े रह सकते हो, बैठे हो तो बैठे रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, स्कूल टाइम में तो जैसे वहाँ खड़े होकर कर रहे हैं सब, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो अब वो इलीगल नहीं है। ठीक है, वो भाई यानी कि मेयर साइलेंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू इलीगल थिंग्स। भाई खामोश रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, खामोश रहने का मतलब ये होता है कि आप उसका पार्ट तो हो लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे हो, बस वहाँ खड़े हो, दैट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। हाँ बताओ। किसे? हाँ हाँ, तुमसे सवाल कर रहा है, बिल्कुल कोर्ट में यूज कर सकते हो, आपको जवाब नहीं देने का हक है, लेकिन जज के सामने नहीं यूज कर सकते। जज अगर पूछेगा तो आपको जवाब देना होगा क्योंकि जज ही कोर्ट है। उसके अलावा कोई अगर कोर्ट में आपसे पूछता है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे वकील हो, आप खामोश रह सकते हो। आपको नहीं बोलना तो नहीं बोलना है, वो आपका हक है। आप बोल दोगे आर्टिकल 19 में मेरा राइट टू रिमेन साइलेंट है, मैं सिर्फ जज साहब के सामने बोलूंगा। ठीक है, आप जज साहब मुझे अकेले में ले चले, मैं उन्हें बता दूंगा सब, मैं किसी और के सामने नहीं बोलूँगा। अब देखो ये तुम दूसरे सेंस में जा रहे हो ना यार, वो मैं अभी ये पढ़ाने लोगों इंट्रेंस 10 दिन में, तो कहाँ कब तक पढ़ा दूंगा, जेल वाली बात है। वो एक अलग चीज़ है, वो अलग से बैठ के बात कर लो यार मुझसे। ठीक है, अब कहाँ तुम लोग लेके जा रहे हो उसको, आईपीसी के तुम लेके जा रहे हो, क्रिमिनल कोर्ट और क्रिमिनल उसमें वो सब्जेक्ट ही अलग है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है अभी जाने का। क्यों होती है ये पढ़ाना मेरा काम नहीं है ना, क्यों होती है, यू कैन गो एंड आस्क द जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी केस करो, मेरा काम तुमको टीच करना है, मैं वो पढ़ा सकता हूँ। अगेन क्यों होती है इसके मैं जिम्मेदार कैसे हो गया बेटा? नहीं फीस नहीं है, फीस फीस क्या होगी इसमें, मैं कह रहा हूँ क्यों होती है इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन एक्चुअल में मैंने भी वो एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने भी वो सिर्फ देखा है, मैंने भी कोर्ट्स में प्रैक्टिस किया है तो देखा है चीज़ें। अगेन वो मेरा पार्ट नहीं है, एज एन एडवोकेट वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई केस है देन आई विल गो एंड सॉल्व दैट केस, वो मेरा काम। लेकिन अगर कोई चीज़ देश में चल रही है तो वो मेरा काम नहीं, गवर्नमेंट का काम उसको सॉल्व करना, तो मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे ले लूँ? समझ रहे हो, या कि सर आप सर से पूछ रहे हो कि सर ऐसा क्यों होता है, तो ये सवाल आप मुझसे पूछने हो या गवर्नमेंट से पूछो, ये उनका आंसर, उनको देना आंसर, मुझे आंसर नहीं देना। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता सकता हूँ लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता बेटा, कि आपकी तरह मैं भी हूँ एक आम आदमी, एंड में मैं क्या हूँ, एक सिंपल एक पर्सन। ठीक है, आई कैन नॉट फाइट विद गवर्नमेंट अलोन, गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए देर शुड बी अ बल्क ऑफ पर्सन, ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी होनी चाहिए इंडिया की, जो गवर्नमेंट से एक साथ क्वेश्चन करे तो गवर्नमेंट भी डर जाए कि अरे यार इतने सारे एक कोई क्वेश्चन करेगा, देन गवर्नमेंट उसको दबा देगी, ये नॉर्मल सी बात है। तो अगेन जिसका जो काम है उसको वो करने दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। आपका काम पढ़ना है, देन आप इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? आपने क्वालिफाई कर लिया एंट्रेंस, आपने क्वालिफाई कर लिया, तो अभी फोकस कहाँ होना चाहिए आपका? बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, अभी दूसरी चीज़ों में मत जाओ। मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, पर अभी इस क्लास में रिलेवेंट नहीं। ठीक है, अब आ जाओ। दैट इज बीटिंग अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी और समवेयर इज इलीगल, मैं इतना बता रहा हूँ बस। कैन फाइल अ केस ऑन दैट पर्सन हु इज बीटिंग, सिंपली दे कैन नॉट टच यू, नो बडी हैज़ पावर टू टच यू, किसी के पास ये पावर गवर्नमेंट ने नहीं दी है कि वो आपको छू भी दे। छूने की बात करो, मारना तो बहुत दूर की बात हो गई। एक मेरी क्लास में एक लड़का अभी बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोलता है कि सर अगर कुछ हुआ तो क्या, किसी ने मुझे बुला के सामने खड़ा कर दिया तो क्या? ठीक है, तो मैं उससे यही कहता हूँ कि सर आप हो ना साथ में, तो मेरा उससे यही कहना है कि बेटा कोई तुम्हें छू ही नहीं सकता। ठीक है, मेरी तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, यू हैव अ लीगल राइट, या तो अगर तुम्हें कोई छू दे या तुम्हें कोई बुला के कुछ गाली भी दे दे, देन यू कैन गेट दैट पर्सन अरेस्टेड उसी टाइम, चाहे वो पुलिस वाला क्यों नहीं। मैं इतनी सी बात तो बता रहा हूँ, लीगल राइट बता रहा हूँ तुम्हें, वहाँ वकील की भी जरूरत नहीं है, या वहाँ तुम्हें नसर सर की भी जरूरत है। मैं क्या बता रहा हूँ इतनी देर में, बस तो आपका क्वेश्चन है दैट इज अ प्योर इलीगल एक्ट डन बाई गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल, बस मैं इतना कह सकता। ठीक है, अब आ जाओ। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पे सेंसरशिप अगर पहले से लगी हुई है तो वो क्या है, गलत है, वो आपका राइट वायलेशन है। ठीक है, प्री सेंसरशिप लगी हुई, आप कभी भी किसी अखबार को पहले से ही नहीं बोल सकते कि आप ये चीज़ें नहीं पब्लिश करो, पब्लिश होने के बाद आप रुक सकते, क्योंकि उतने टाइम तक उनके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। देखो आप धरना लगा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, धरना लगा सकते हो, पर स्ट्राइक नहीं कर सकते, काम बंद नहीं करोगे। जैसे आप किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपको उसके खिलाफ कुछ धरना लगाना है, लगा लो। ऐसा है कि आपके आधे लोग काम कर रहे हो, आधे लोग धरना लगाए हो, पता चला सारे के सारे काम बंद करिए, फैक्ट्री बंद होगी, इंडस्ट्री बंद होगी, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो आप करोगे तो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक नहीं कर सकते आप। ठीक है, और
पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। आपके पास डेमोन्स्ट्रेट करने का हक है, आपके पास पिकेटिंग करने का हक है, यानी आवाज उठाने का हक है, लेकिन स्ट्राइक करने का। अब क्या है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जितने भी दे रखे हैं ना, ये सब सेम है। क्या है, सुन लो, रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, इन चीज पे रोक। अब एक मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद देख लेना। जैसे इनमें रोक क्या है कि कोई भी काम आप ऐसा नहीं करोगे जो इंडिया पे जिस पे सवाल उठे, यानी जो आपकी कंट्री उस पर सवाल उठे, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रोका जाएगा। दूसरा चीज, इंडिया की सिक्योरिटी पे खतरा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट। तीसरी चीज, फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए फॉरेन, दूसरी स्टेट के खिलाफ भी आप नहीं बोलोगे, उनसे भी अच्छी बातें करोगे, ठीक है। अनलेस आपकी उनसे दुश्मनी हो। दुश्मनी किनसे, जैसे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के खिलाफ आप बोलोगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, खिलाफ बोलोगे तो। पाकिस्तान के फेवर में बोलोगे, वहां उल्टा होगा, वहां आपके खिलाफ एक्शन होगा। ये बात यहाँ लिखी हुई है। फॉरेन स्टेट के खिलाफ आपको कुछ नहीं बोलना, अच्छे रिलेशन बनाना, लेकिन का मतलब ये हो गया जो आपकी दुश्मन स्टेट उस टाइम चल रही है उनके खिलाफ आप बोल सकते हो, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, भाई कोई भी ऐसा काम नहीं करो इसमें पब्लिक में कुछ डर हो जाए, ठीक है। जैसे कि जाके मारपीट करने लग रहे हो, या एक माहौल बना दिया अपने का, रोज मारपीट किए जा रहे हो, इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं। बोलने का कि आप बोल रहे हो सिर्फ गाली गलोज ही किए जा रहे हो, गाली गलोज नहीं करोगे आप, समझ रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिसेंसी, भाई थोड़ा अच्छे से रहोगे, डिसेंट रहोगे ना, अच्छे कपड़े वपड़े पहनो, अच्छे दिखो। मोरालिटी क्या हो गया, अगेन वही हो गया, मोरल्स फॉलो करो, अच्छे सिद्धांतों पे, गांधी जी की, भाई देश में रहते हो तो गांधी जी की तरह रहो, ठीक है। अगेन गांधी जी के देश में, भगत सिंह के भी देश में रहते हो तुम, भगत सिंह भी यहीं से थे, लेकिन भगत सिंह की तरह मत रहो, क्योंकि भगत सिंह वॉज अ फाइटर, वो लड़ते थे। उनको फॉलो करो पर उनकी तरह वो मत करो, मतलब ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है अंदर, ठीक है। इसको फॉलो करो, थोड़ा सिंपल लोगों को, जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन लोग को फॉलो करो, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हो गया, भाई कोर्ट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोर्ट के अंदर जाके आप कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा कोर्ट के अंदर खड़े हैं, मोबाइल पे कॉल आ गई और मोबाइल उठा के बात करने लगे जज के, ये सब नहीं करना आपको। पहली बात तो मोबाइल अलाउड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ले गए हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतना कोई चेक नहीं करता है, ले गए अगर आप वहाँ उठा के, हाँ क्या हाल है, तो जज कहेगा बेटा तुम्हारे हाल में सही करता हूँ, आओ चलो, है ना, आओ चलो अंदर जरा सा। वहाँ पे डंडे पुलिस मारेगी लीगली तुमको, क्योंकि वहाँ पे जज बोलेगा जरा दो फटके लगा कर आओ, वो इलीगल हो जाएगा, वैसे तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन, आप किसी को बदनाम, डिफॉर्मेशन मतलब होता है बेटा बदनाम करना, ये इंग्लिश में भी आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लो, इंग्लिश में भी आ सकता है, इंग्लिश में जिन्होंने मेंटोनिम या मीनिंग इसकी पूछ सकता है। डिफॉर्मेशन मतलब होता है किसी को बदनाम करना, ठीक है। डिफॉर्मेशन आप किसी को भी बदनाम करो, वो डिफॉर्मेशन। इसका एक और वर्ड लिख लो बेटा, सेडिशन, एक वर्ड लिखो सेडिशन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बदनाम करोगे तो आप क्या बोलोगे, सेडिशन। बेटा कल ही शीट दीदी तुम्हारी कहाँ है ये बताओ, तो उस पर जो लिखवा रहा हूँ वो तो नोट कर लो हसन बेटा, ओके। सेडिशन इज गवर्नमेंट को बदनाम करना, ठीक है, और डिफेमेशन किसी को भी बदनाम करना। डिफरेंस समझ गए, अगर एग्जाम में आता है तो। अगर मैं बोलूं कि भाई डिफेमेशन का सिनोनिम क्या हो, तो सिनोनिम हो जाएगा सेडिशन, एक जैसा ही है। सिनोनिम मतलब सिमिलर, नॉट सेम बट सिमिलर, डिफरेंस है। सेम मतलब बिल्कुल एक जैसा, सिमिलर मतलब मिलता जुलता, है ना। अब महक नींद आ रही है, जागो। इंसाइटमेंट, ऐसा लगा मुझे, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस मतलब क्या हो गया, किसी भी ऑफेंस में बढ़ावा देना। आप सिर्फ उकसा रहे हो ना किसी को, अच्छा मैं जा रहा हूँ मारने, कोई बोल रहा है, अरे मार यार उसको, तो मारना ही चाहिए, पीटना ही चाहिए, है ना। हाँ ठीक है, जैसे यही है कि यार पुलिस मारती है, ठीक है, इनको किसी ने उकसा दिया कि यार मारती है, तो तुम क्या कर रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जाओ तुम भी मार के आओ, ये चलेगा उसके उकसाने पे मारने के लिए। तो उकसाने वाला भी बराबर का पनिशेबल होगा, और जिस जो उकसा है वो भी बराबर की सजा लेगा अगर उसने उस चीज में पार्ट ले लिया तो। यानी कि जो उकसा रहा है वो तो सिर्फ उकसा रहा है ना कि साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मारा तो उसने, मैंने तो सिर्फ बोला था, तो बोलने वाला भी बराबर की सजा पड़ेगी अगर उसने, उकसाने वाले ने कुछ कर दिया बड़ा कुछ, तो समझ रहे हो, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन। चलो अब हम ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। तो भाई फ्रीडम ऑफ असेंबली, पहला क्या था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा क्या, असेंबली। असेंबली में क्या होता है, आप कहीं पर भी जमा हो सकते हैं, लेकिन गन हथियार नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप पब्लिक मीटिंग्स रख सकते हैं, लोगों को बुला के बातचीत, जैसे यहाँ मैंने एक मीटिंग रखी, मैं वो कर सकता हूँ, मेरा हक है। डेमोन्स्ट्रेशन, अगेन धरना वरना लगा सकता हूँ, ठीक है। और पोजीशन, उस धरने को लेकर के आगे पीछे शहर में घूम भी सकता हूँ, लेकिन अगेन कंडीशन क्या है, पुलिस की परमिशन होनी चाहिए, मैं कहाँ कहाँ से जा, ठीक है। पुलिस को मैं पहले बताऊंगा मैं इस एरिया से जाऊंगा, तो हो सकता है कुछ एरिया ऐसे हो जो कि हिंदू एरिया से गुजर रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, तो क्या हिंदू लोग भड़क जाए, तो ऐसे एरिया में पुलिस मना कर देंगे कि आप उस एरिया में जाइए ही मत, है ना, तो मैं किसी दूसरे एरिया में जाऊंगा फिर, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। ओनली ऑन पब्लिक लैंड, तो भाई जो मैं धरना कहाँ कर सकता हूँ, याद रखो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं कर सकता, ऐसी जगह पे जो पब्लिक जगह, जैसे रोड क्या पब्लिक जगह, ठीक है, रोड क्या पब्लिक जगह, मैं वहाँ कर सकता हूँ धरना, ठीक है। और क्या, पार्क पब्लिक जगह है। अब मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज नॉट अ पब्लिक प्लेस, मैं वहाँ धरना नहीं कर सकता, ठीक है। मैं खुद कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं खुद कानून पढ़ा हूँ, ठीक है, के बावजूद मैंने खुद एक टाइम पे यूनिवर्सिटी के अंदर धरना किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कानून जानता था तो भी, ठीक है, तो देखो वो इलीगल था, मुझे अरेस्ट कर सकते थे, एसएसपी आते थे,
रात में जेल ले जाने की बात किया करते थे, जब मैं पढ़ रहा था तब की बात में, ठीक है। तो ऐसा होता है, पर बीइंग अ एडवोकेट ऑफ लॉ मुझे और भी कानून पता है जिसके सही है, तो मैं वो कानून के हवाले से निकल जाता था बोल करके, एसएसपी को 2-3 कानून झाड़ देता था, एसएसपी भी चुप, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप बड़े से बड़े ऑफिसर को जवाब दे सकते हो, समझ रहे हो, मैं यही समझाना चाहता हूँ। के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो मुझे क्या कानून बताते थे वो ये वाला, मैं उनको 4 कानून और बताते थे और किताब वाला, तो वो हो जाते थे चुप। तुम क्या हो? भाई मैं वकील हूँ, मैं वकील की पढ़ाई कर, वो कहते थे तभी तुम इतना जानते हो। बस ये वाली बात है, कानून जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शन जगहों पे आप प्रोटेक्शन कर सकते हो अगर आपकी राइट्स वायलेट हो रही हो। तो अब मैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनको कुछ इंटरनेशनल लॉज बता देता था, वो चुप हो जाते थे, इंटरनेशनल लॉज जो इंडिया में भी लगते हैं। ओके, मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए, देखो पुलिस जो है ना वो सिर्फ आईपीसी पढ़ के आती है, एक सब्जेक्ट होता है इंडियन पिनल कोड, वो खाली आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन 2 सब्जेक्ट पढ़ के आती है। जो एडवोकेट होता है खास तौर से वो 120 सब्जेक्ट पढ़ता है 5 साल के, 120 सब्जेक्ट्स पढ़ता है 5 साल के अंदर। वो 2 सब्जेक्ट और 120 के सामने वो नॉलेज कंपैरिजन है ही नहीं कुछ, समझ रहे हैं आप ये चीज़। अगेन शर्त क्या है, अच्छे से पढ़ो। अब आओ, पीसफुल अनहार्म, ठीक है। आप कोई भी काम करो पीसफुल होना चाहिए, अनहार्म्ड होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट, इस तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए, डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, रेशियस असेंबली मतलब इस तरह की भगदड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वन डेट कॉजेज बीच ऑफ पब्लिक, और किसी पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होना, डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। अगेन राइट टू स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, राइट टू स्ट्राइक है ही नहीं, याद रखना। फिर पूछता है एग्जाम में राइट टू स्ट्राइक क्या हमारा हक है, तो हमको कोई भी हक नहीं है राइट टू स्ट्राइक करने, स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, यानी काम पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, काम चलते रहना चाहिए, स्ट्राइक भी चलते रहना चाहिए, वो अलाउड है। रिस्ट्रिक्शन आप छोड़ दीजिए, अगेन वही है, इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें देती है, आप खुद से पढ़ लेना, इतना एग्जाम में नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 19(3) में दे रखा है। एसोसिएशन जो आपने असेंबली बनाई थी उसका बड़ा ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हो, उसको रजिस्टर भी करवा सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, ठीक है। यानी इंडिया में मैं अगर अलीगढ़ में कुछ कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली में भी, मेरे कुछ लोग दिल्ली में भी वही चीज़ कर रहे हैं ग्रुप लेकर के, और दुबई बोल लो सर, झारखंड में भी करें, इंडिया के अंदर ही कई जगह एक टाइम पे 11 बजे का टाइम है तो 11 बजे कई जगह पे एक टाइम पे हम लोगों ने धरना निकाला या पुतला जला दिया किसी का। एक जगह हमने डिसाइड कर दिया कि हम फला मैदान में, तुम अपने मैदान में, हम अपने मैदान में, अपने अपने एक टाइम पे पुतला जलाएंगे, तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगेन पुलिस को पता होना चाहिए क्या है, हमें पास है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन बनाने का हक है, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का हक है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिक्स चाहिए होते हैं, कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, राइट टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन, हमारे पास एक राइट है, हम एसोसिएशन को जिंदगी भर भी कंटिन्यू कर सकते हैं मरते दम तक, ठीक है। नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एसोसिएशन और यूनियन, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, एक नेगेटिव राइट होती है छोड़ दो, आएगा ही नहीं एग्जाम में। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सॉवरेनिटी, अगेन वही रिस्ट्रिक्शन क्या है, इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, भाई अपना जो एसोसिएशन है उसको रजिस्टर कराने का जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप रजिस्टर कराओ, ठीक है। और क्या है, हैव नो गारंटीड राइट टू अफेक्ट बार्गेनिंग, हमें बार्गेनिंग करने का कोई हक नहीं है, मतलब किसका इंडिया के अंदर क्या हमें बार्गेनिंग करने का हक है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो कहलाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा हक नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही में एक एक्सेप्शन दे रखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन बार्गेन देयर कैंडिडेट, तो वो एक्सेप्शन में दे रखा है, लेकिन नॉर्मली वो बार्गेनिंग का हमको हक नहीं है। राइट टू स्ट्राइक नहीं, हमने फिर से पढ़ लिया, ठीक है। नो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट, लॉकआउट नहीं कर सकते, लॉकआउट समझ रहे हो, किसी जगह पे जाके हमने उसकी फैक्ट्री में ताला ही लगा दिया, तो जब हम स्ट्राइक ही नहीं कर सकते तो किसी जगह पे ताला कैसे, हमारा कौन सा हक है किसी और की दुकान पे या जमीन पे जाके ताला लगाने की, होता नहीं है। आपने देखा अक्सर कहीं पर भी इंडिया में कुछ दंगे होते हैं, कुछ होते हैं, तो जो दंगा कर रहे होते हैं लोग, या फिर अभी आजकल चला था कि भाई कोई एरिया में कोई दूसरे रिलीजन के लोगों ने अगर दुकान खोल रखी है तो जा रहे हैं एक रिलीजन के लोग और जाके क्या कर रहे हैं, उनकी दुकानों पे ताला लगवा के आ रहे हैं कि भाई तुमने ये दुकान खोली कैसे हमारे एरिया में, या तुम ये ठेला यहाँ पे कैसे लगाए हो। अगेन दैट इज अ लॉकआउट, आप किसी को लॉकआउट नहीं कर सकते, इंडिया में किसी के पास भी कहीं पर भी काम करने का हक है, मैंने अभी बताया ना, आप कोई भी किसी भी जगह पे काम कर, अनलेस वो कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हो, अगर वो नॉर्मल काम कर रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते, आर्टिकल 19 में ये दे रखा है, जो लोग रोकते हैं वो इलीगली अरेस्ट होने, वो गलत है भाई, उनको किसने पावर दी रोकने की, जब कॉन्स्टिट्यूशन ही ने मना कर दिया, ठीक है। आपने शायद देखा होगा बहुत सारी वीडियोस, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस तरह की चीज़ होती है जहाँ पे लोग कहते हैं यार तुमने ये ठेला यहाँ क्यों लगा लिया, तुम्हारा क्या हक हुआ, तुम्हारी ये दुकान यहाँ पे क्यों है, तो वो आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वहाँ पे आप आम आदमी डरेगा, भाई जब 40 लोग आएंगे और एक आदमी खड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है 40 लोग के सामने नशा सर भी डरेंगे उस टाइम पे, और उस टाइम के बाद ना नशा सर एक्शन ले सकते हैं, समझ लो, सेम ऑल सिटीजन एक्शन ले सकते हैं क्योंकि कानून है। अगेन हमारे इंडिया का जो सेंस चल रहा है ना कानून, वो बड़ा डिक्लाइन वे में चल रहा है, समझ लो, जिसके वजह से चीज़ें वो हो रही हूँ, अगर सब कुछ सही से चलने लगे ना मशीनरी गवर्नमेंट वाली, तो क्या होगा, चीज़ें ना अपनी जगह पे आ जाएंगी।
अगर गवर्नमेंट ढीली है तो उसके नीचे के ऑफिसर भी ढीले होंगे और निचले ऑफिसर भी ढीले होंगे, पुलिस स्टेशन वाले भी ढीले होंगे, सब कोई ढीला होगा। अगर ऊपर से ही टाइट होगा तो नीचे तक सब कुछ, समझ रहे हो? तो हर चीज़ ना एक बैलेंस से चलती है, और अगर बैलेंस गड़बड़ है तो चीज़ें गड़बड़। ठीक है, बार्गेनिंग का आपको हक नहीं है इसको लेके कि तुम हमारी यूनियन का पार्ट बन जाओ, जबरदस्ती किसी से कह रहे कि यार हम जा रहे हैं धरना निकालने, तुम भी आ जाओ, ठीक है, हमारे धरने का पार्ट बन जाओ। नहीं, जो आपके धरने में खुद से आ रहे हैं दे आर अलाउड, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं कर सकते कि मेरे धरने में आ जाओ या मेरे उसमें आ जाओ। ठीक है, जिसको नहीं आना वो मना कर सकता है बार्गेनिंग में, यहाँ पे ये मतलब क्लियर है, यानी किसी को जबरदस्ती अपनी स्ट्राइक में नहीं इंक्लूड कर सकते। हो गया, अब आ जाओ, हमारे पास इंडिया में कहीं भी आने जाने का मूवमेंट का हक है। क्या क्या है? एवरी सिटीजन राइट टू मूव फ्री, इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, स्टेट या स्टेट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं पर भी आ जा सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया प्रमोट नेशनल फीलिंग, तो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? नेशनल फीलिंग की बात करते हैं, यानी इंडिया में क्या है, सबको बराबर का हक मिला। रिस्ट्रिक्शन क्या है? इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, और साथ में ट्राइबल एरियाज में आप जमीन नहीं ले सकते। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ट्राइब यानी शेड्यूल ट्राइब, इन जगह पे आप जमीन नहीं ले सकते, यानी इन जगह पे आप फ्रीली नहीं घूम सकते। यहाँ आप जाएंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मोरल्स, प्रोस्टिट्यूट्स को भी आना जाना मना किया गया इसके अंदर। भाई प्रोस्टिट्यूट्स का एक एरिया डिफाइंड है, उनको वहीं पे अपना वर्क करना, वो भी कहीं पे घूम, यानी किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, वो आम आदमी में काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, मतलब उनको ऐसे घूमने नहीं दिया जा सकता, उनका एरिया एक डिफाइन कर दिया गया, उस एरिया में ना आप जाएंगे ना वो आपके एरिया में आएंगे, है ना। अब आ जाओ, इंटरनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू मूव इनसाइड कंट्री, हमारे पास क्या हक है? हम इंडिया के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। एक्सटर्नल फ्रीडम, हमको बाहर का भी क्या कुछ फ्रीडम है? जी हाँ, हम इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं। कब जाएंगे? जब हमारा पासपोर्ट बना होगा, सब कुछ बना होगा, तो हम इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, हमारे पास ये सारी फ्रीडम है। ठीक है, मूवमेंट में। अब आइए आगे क्या है? पोजेशन नहीं, कहाँ रेसिडेंस। अब हम इंडिया में कहीं भी आ जा रहे हैं तो कहीं भी रह सकते हैं। रहने में क्या है? हम कहीं रह रहे हैं तो वहाँ सेटल हो सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है, इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री, और हम इसका मकसद क्या है इस आर्टिकल का? ताकि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो आपस में कहीं पर भी रह सके, मिलजुल के रह सके, ये मकसद है इस वाले लाइन को लाने का। ये लिखा हुआ बैरियर्स खत्म हो जाए, बैरियर्स मतलब आपस की जो रंजिशें हैं, दुश्मनी है, वो खत्म हो जाए। रेस्ट्रिक्शन क्या है? वो इंडिया के खिलाफ नहीं हो जाए, और अगेन ट्राइब वाले एरिया में आप नहीं रह सकते, वहाँ घर नहीं बना सकते आज भी। ठीक है, ट्राइबल एरियाज में सिर्फ ट्राइब लोग ही घर बना सकते। उसके बाद क्या है? इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री ट्राइबल हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम। ये वाला पॉइंट छोड़ दो, उसमें भी बोल रहा है ट्राइबल को हक दियो। 70 क्या? जम्मू कश्मीर वाला? हाँ, क्या उसका क्या? हाँ, आर्टिकल 19 भी था, और आर्टिकल 21 का भी हवाला दिया गया था उसके अंदर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भी हवाला दिया। यही बोला गया था कि 19 में हक है किसी को भी कहीं रहने का, तो जम्मू कश्मीर स्पेशल, जब स्टेटस ही नहीं रहा, स्पेशल जगह का स्टेटस ही नहीं रहा, तो उसको कैसे आप उसको कर सकते हो? तो वो जो एक क्लॉज था वो रिवोक कर लिया था, जो राजा जी ने बोला था कि कुछ साल के बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करके इसको इंडिया, उन्होंने ये बोला था हम इंडिया का पार्ट है पहली बात, तो वहीं पर वो मिस्टेक कर गए थे अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अगर उनको वहीं साइन करना था, उनको ये साइन करना था कि हम इंडिया के साथ जरूर है पर इंडिया के पार्ट नहीं, उनको ये लिखना चाहिए था। उन्होंने बोला हम इंडिया का पार्ट है लेकिन हम लोग अपना शासन चलाएंगे। अपना शासन चलाओगे इंडिया का पार्ट बन के, तो इंडिया कभी भी ले सकता है ना, इस तरीके से घुमा के गवर्नमेंट ने मारा वाला पॉइंट। ठीक है, अब वो जाहिर सी बात उस जमाने में उनको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आज के दौरान में लोग बहुत शातिर बैठे हैं, उन्होंने चीज़ों को घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, समझ रहे हो? क्या हो सकता है उनका कहने का मतलब कुछ और, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हो तो ज़्यादा अच्छा था, एक्सप्लेन उन्होंने किया नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें 19 के थ्रू ब्रेक हुआ था। ठीक है, अब आ जाओ, हाँ थे, राइट टू रिजाइड एंड राइट टू मूवमेंट आर कंपलसरी टू ईच अदर, भाई आपको घूमने का और रहने का पूरा आके कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ पोजेशन, आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पे अपना जो प्रोफेशन है उसे पजेस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, अपना काम कर सकते हैं। वकील है तो वकील आप इंडिया के किसी भी कोने में है, डॉक्टर है तो आप किसी भी कोने में डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी वाइड ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लिवलीहुड, ये वाले शायद सेंटेंस मुझसे गलत हो गया तो आप काट देना, कुछ मिस्टेक है इस लाइन में। स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। अच्छा, अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हैं तो हाँ, वो स्टेट आपको ये बता सकती है कि आप वहाँ पे किस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बोल सकती है, या कितने लिमिट में प्रैक्टिस, ये तो लिमिट, लेकिन आपकी प्रैक्टिस करना आपको नहीं रोक सकती। जैसे किसी एरिया में मान लो कि सिर्फ गोश्त की दुकान है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं सब्जी की दुकान खोलूँ, तो वहाँ पे स्टेट क्या बोल सकती है कि नहीं, यहाँ पे अगर आपको खोलना है तो आप गोश्त की ही दुकान खोलो, सब्जी की मत खोलो, या सब्जी की दुकान है वहाँ बीच में गोश्त की दुकान मत खोलो, एक एरिया बटा हुआ है, तो प्रोफेशन आप किसी और एरिया में जाकर प्रैक्टिस कर लो, यहाँ नहीं करोगे। तो स्टेट ये बोल सकती है ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, इस चीज़ के लिए है, तो आप इसमें ये वाला ट्रेड करो, ये आपसे बोल सकते हैं, वो उनका हक है। इतनी चीज़ है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन। स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई मोनोपोली, स्टेट अपनी हर बात आपके ऊपर नहीं थोपेगी। ठीक है, कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, हर चीज़ में वो अपनी बीच में नहीं आएगी। वही मैंने बोला कि कुछ गवर्नमेंट के लोग आते हैं बोलते हैं दुकानें बंद करो, तो भाई इस तरीके का वो नहीं बोल सकते, हर चीज़ नहीं बोल सकते। या तो आप पहले ही इशू नहीं करते, वहाँ दुकान खोलने की परमिशन नहीं देते, अगर आपने खोलने की परमिशन दे दी बाद में आप उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, बाद में आके मोनोपोली अपनी नहीं दिखाओगे। ठीक है, या अगर आप हटा रहे हो तो कोई दूसरी जगह आप उसको दोगे, अलॉट करोगे। गवर्नमेंट का सिंपल रूल है, अगर आप किसी का घर, मकान या दुकान कुछ भी अगर हटाते हो
क्योंकि प्रॉपर्टी आप ऐसे नहीं ले सकते, अगर आप हटाते हो तो आपको इक्वल कंपनसेशन की जगह उसको दूसरी जगह देनी होगी या फिर पैसा देना होगा उस टाइम जो चल रहा हो, ठीक है। अगर आप बगैर इसके हटाना चाह रहे हो तो वो इलीगल है, क्योंकि लीगल लॉ है प्रॉपर्टी का भी, फंडामेंटली तो नहीं, लीगल तो है ना। अबाउट डज नॉट इंक्लूड फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल। नहीं, कोई ऐसा काम आप नहीं कर सकते जो कि इंडिया में इलीगल है। जैसे कि मैं भाई यहाँ पे अलीगढ़ में शार्प शूटर था फॉर एग्जांपल, मैं जा रहा हूँ तो मैं झारखंड में भी जाके शार्प शूटिंग ही करूंगा। मैं यहाँ से सुधर के चला गया, पुलिस ने खूब तोड़ा मुझे अकल आ गई और मैं जाकर के यहाँ सुधर गया, मैं दूसरी जगह वहाँ मैं प्रोफेशनली शार्प शूटर था, मुझे यहाँ पर भी वही करना। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो चीज़ इलीगल है वो यहाँ भी इलीगल है, वहाँ पे भी इलीगल, वो मैं बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर। शराब बेचने का काम था इंडिया, मान लो इधर अलाउड था यूपी में, केरला की काफ़ी जगह यहाँ पे अलाउड नहीं है लिक्वर या सिगरेट, अलाउड ही नहीं है, फाइन है 10-10 हज़ार रुपये का अगर सिगरेट पीते थे। केरला में 2-3 जगह मैं आपको बता दूंगा, खुद गया हूँ वहाँ पे, ठीक है। सिगरेट तो मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन जिन पे लगा है फाइन, मेरे दोस्तों पे मैंने देखा है उनको 10-10 हज़ार रुपये का फाइन लगा, ठीक है। वहाँ आप सिगरेट पी ही नहीं सकते, दुकान दिख जाएगी पर सिगरेट खरीद लिया ना आपने, उसका एक टाइम है वहाँ पे, शाम में 7 से 8 1 घंटा मिलेगा आपको सिगरेट पीने, मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो वही है, गवर्नमेंट अगर आपको कोई प्रोफेशन या कुछ चीज़ कैरी ऑन करने को मना कर रही है और आप तब भी वो कर रहे हो जो इलीगल है, तो वो के लिए आपको गवर्नमेंट रोक सकती है, ठीक है। आर्टिकल 19 कंप्लीट हो गया। 20 क्या बोलता है कि हमको प्रोटेक्शन है कि हमारा कोई भी क्या लिखा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज, हमको कोई भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता, और साथ में एक्सेसिव पनिशमेंट भी हमको कोई नहीं देगा, यानी जितनी हमारी सजा बनती है हमें सजा भी उतनी ही नहीं, ठीक है। क्या बोलता है 20 कि हमारा कोई ऐसे ही कोई अरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, बता करके होगा, जेन्युइन तरीके से अरेस्ट होगा, ठीक है, और साथ में जितनी सजा बनती है, मान लो मेरी सजा 1 साल की बनती है तो 1 ही साल की, क्योंकि मुझे 2 साल की सजा नहीं दे सकती। आगे क्या बोल रहा है, ये जो कानून है किस पे लगता है, सिटीजन पे भी लगता है, फॉरनर पे भी लगता है, नहीं इंडिया के जो लोग हैं उन पे भी लगता है, फॉरेन से जो लोग आए उन्होंने आके यहाँ इंडिया में कुछ क्राइम किया तो उन पे भी लगता है, कोई भी लीगल पर्सन यानी जिसपे इंडिया का लॉ लागू होता है उस पर भी ये कानून लगता है, चाहे वो कंपनी हो, कोई कंपनी होगी उस पर भी ये कानून लगेगा, और कोई कॉर्पोरेशन, अगेन कॉर्पोरेशन क्या होता है हमने ऊपर पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब उन पे भी ये कानून लगेगा, ठीक है। कौन सा कानून लगेगा, 20, यानी 20 लगेगा सब पे। सिंपल वर्ड में क्या रखोगे, अगर एग्जाम में आता है किस पे, अगर पूछता है एग्जाम में आर्टिकल 20 किस पे नहीं लगता है, उसमें क्या दे रखा है, लीगल पर्सन, तो बेटा उस पर तो लगता है, उस पर दे रखा है क्या, फॉरनर, तो उस पर भी लगता है, उस पर लिख रखा है सिटीजन, उस पर भी लगता है, और उस पर लिख रखा है कि पर्टिकुलर डिप्लोमेट्स ऑफ अ सर्टेन कंट्री, तो भाई उस पर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेट्स की बात यहाँ पे नहीं की, डिप्लोमेट्स पे नहीं लगता, याद रखना आप। डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस पर्पज से इंडिया में आते हैं, फॉरनर्स वो भी होते हैं पर वो बिजनेस पर्पज से आते हैं, उन पे ये नॉर्मल कानून नहीं लगते, उनके लिए भी कानून है लेकिन ये वाला नहीं लगेगा। अब आइए, नो एक्सपेक्ट लो, ये 3 डॉक्ट्रिन्स है बेटा, यहाँ लिख लेना, डॉक्ट्रिन्स डॉक्ट्रिन्स डॉक्ट्रिन्स, इसके अंदर 3 हम लोग डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा कि बेटा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहाँ दे रखा है, तो क्या होगा आंसर 20, ठीक है, 20 में दे रखा है। अगर पूछता है कि नो डबल जियो पार्टी, या इसको हम डबल जियो पार्टी भी बोल सकते हैं, वो कहाँ दे रखा है, वो भी बेटा कहाँ दे रखा है, 20 में दे रखा है, इतना याद करना है आपको। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहाँ दे रखा है, ठीक है, वो कहाँ दे रखा है, वो भी 20 में दे रखा है, इतना पहले याद करना आपको। हाँ बोलो, हाँ क्लॉज व्लॉज नहीं पूछे, पूछ लिया तो बेटा, क्लॉज पूछ लिया तो मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने इंक्लूड भी नहीं किया है। क्लॉज 2 क्लॉज 3 मतलब लाइन से ही है, 1 2 3 ऐसे दे रखा है, ठीक है, क्लॉज ए का 1 2 3 इस तरीके से दे रखा है, लेकिन क्लॉज नहीं पूछता इसमें, नहीं 19 का पूछेगा, क्लॉज पूछेगा, इसलिए 19 में मैंने ए बी सी डी ई एफ मैंने आपको बताया, ठीक है। 19 में लिखा हुआ है क्लॉज, देखो तो, देखो लिखा हुआ है ना, ये 4 5, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, रुको इसको सही कर लो, ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ लिख लो ए, यहाँ 1 की जगह ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, ठीक है, यहाँ सी लिख लो, यहाँ डी लिख लो, यहाँ ई लिख लो, यहाँ पे लिखो जी, एफ गायब है, यहाँ पे जी लिखो, ठीक है, ए बी सी डी ई और जी, ठीक है। एफ वाला कौन सा है, प्रॉपर्टी वाला, जहां प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना ऊपर, वहां पे जाके यहाँ पे क्लॉज, जहां पे क्लॉज पूछेगा वो यही है, मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा इतना, एक आध आएगा क्वेश्चन क्लॉज वाला, जैसे ये आ गया देखो, ठीक है, जो जो क्वेश्चन क्लॉज के आ सकते हैं वो मैंने बना दिए, इसमें इसमें डॉक्ट्रिन ही पूछता है नॉर्मली, ठीक है, कहाँ पर है, तो 20 में दे रखी। अब देखो डॉक्ट्रिन में पहले नीचे की 2 में बता दो ना, इजी है, सुन लो। तो नो डबल जेपार्टी, देखो जिस एक क्राइम में किसी को एक ही बार सजा मिलेगी, उस क्राइम की दूसरी बार सजा नहीं मिलेगी, यानी अगर महक ने आज मर्डर किया किसी का, चलो अब मजाक की बात हटाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी क्राइम में महक फंस गई है और उनको उसकी सजा हो गई है, ठीक है, एक बार अगर सजा होगी तो दूसरी बार उसकी फिर से कोई अगर दूसरा बंदा केस करता है, यानी कनिष्का ने फिर से केस किया इनके ऊपर, पहले कनिष्का के फादर ने केस किया इनके ऊपर, क्योंकि कनिष्का के मर्डर नहीं कराते यार, गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा चोरी वोरी की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें इनको सजा हो गई, सजा इन्होंने काट ली 7 साल फॉर एग्जाम्पल, कनिष्का के घर से बड़ा अच्छा जेवर चोरी कर लिया महक ने ना, वो ईर्ष्या आ गई, लालच, अरे इतना अच्छा जेवर चोरी कर लिया, ठीक है, देख करके पहन के घूम रही थी कनिष्का, ठीक है, चोरी हो गया, इनके अब्बा ने केस कर दिया कनिष्का, ठीक है,
कहीं आप जेल 7 साल सजा होगी, बाहर आ गए। अब क्या कनिष्का का आग ठंडी नहीं हुई, कैसे मेरा जेवर कैसे चोरी किया तुमने? फिर ये नहीं, इन्होंने फिर से केस कर दिया। अब इन्होंने नया केस किया फिर से, लेकिन केस वही है, चोरी भी वही है, जिसमें ये सजा काट चुकी है या काट रही है, दोनों केस में सजा काट रही है या काट चुकी है। उन केस में फिर से आपको सजा नहीं हो, क्योंकि एक जुर्म की एक ही बार सजा होती है, 2 बार नहीं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी या फिर डबल जियोपार्डी। अब इसमें पढ़ लो पहले, नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस, किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी उस सेम ऑफेंस में, यानी उस सेम केस में एक से ज्यादा, मोर देन वंस। तो अगर पूछता है ना नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, तो नो वन कैन बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। जी सर। चोरी की सजा बेटा डिपेंड करती है, 7 साल 10 साल 14 साल, 7 साल 10 साल 14 साल। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, दिस इज डिपेंड ऑन द प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। उसके पास 3 ऑप्शन है, 7 10 14, उसमें से जो उसको लग रहा है, जिस भी नेचर का लग रहा है, ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, वो उसकी प्योर डिसीजन है, वो ले सकता है। लेकिन अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेगा। 14 ही लास्ट है तो 14 ही तक दे सकता है, 15 नहीं देगा। और 7 से कम नहीं दे सकता तो 7 से कम भी नहीं देगा, वो 7 साल देगा। उसके पास एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर देगा, वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो मेरा डिसीजन है ही नहीं। अगेन चोरी डिफाइंड है आईपीसी में, अगेन आप दूसरी जगह जा रहे हो तो आईपीसी में चोरी किस किस नेचर की ना, उस हिसाब से सजा, जज उसको फॉलो करेगा उस कानून को। चोरी छोटे नेचर की तो 7 साल की सजा, ठीक है। चोरी 2-3 जगह मिलके की, लेकिन अगेन 2-3 जगह मिलके भी बहुत कम अमाउंट, आपने 10-10 ही रुपए चुराए 3 घर से फॉर एग्जांपल, तो सजा कितनी होगी? वो मिनिमम सजा आपको 7 साल की तब भी होगी। 10-10 रुपए भी आपने चुराए, सर 10-10 रुपए में क्या ले लो, जज सब आप ही ले लो 10-10 रुपए मुझसे वापस, नहीं, सजा होगी चोरी, क्योंकि चोरी की सजा है वो, पैसे चुराने की नहीं है। लेकिन आपने जेवर चोरी किया, आपने बिस्तर, बंगला, एसी, तो घर ही उठा के ले गए, क्रेन घर ही उठा के ले गए, ठीक है। घर में आदमी सो रहे उन्हें भी उठा के ले गए, जो कि आजकल ईजी है, आप घर उठा सकते हो, ठीक है। अगर आपने पूरा घर ही उठा दिया रात में सोए तो यहाँ थे, सुबह उठे पहाड़ियों पे, यार ये कहाँ आ गए, बिल्कुल खाई दिख रही है सामने, तो इस तरह का क्राइम है, तो उसमें 14। अब वो जज पे डिपेंड, जज के रिश्तेदार अगर आप लग गए कहीं दूर से तो 7 साल की दे देगा, 14 की जगह 14 की बननी तब भी 7 साल की दे देगा। ही हैज द पावर, यू कैन नॉट क्वेश्चन इन हिज कोर्ट। उसकी करोगे क्वेश्चन, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुम ही जाओगे, तुम तो, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम ही जेल में डाल दिया उठा के, बोला कैसे मुझे क्वेश्चन करेगा, चल ये होता है, ये पावर है जो मिली हुई, समझ गए? चलो हाँ, तो अगेन क्रिमिनल लॉ में चलेगा तो मेंस रिया मेंटल एलिमेंट हो गया, एक्टस रेस हो गया, एक्ट ऑफ सर्टेन पर्सन। मेंस रिया एंड एक्टस रेस 2 टर्म होती है जो आप बोल रहे हो, दोनों मिलती जुलती। जहाँ पे आप मेंस रिया मतलब जहाँ पे सिर्फ आप प्लानिंग कर लो, मेंटल, हाँ वही आप एक्सप्लेन कर। देखो इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया, आपके में तो नहीं आया बेटा, आपके लॉ वालों के बच्चों में आ गया वाला क्वेश्चन कि मेंस रिया क्या हो। तो मेंस रिया होता है, मेंस मतलब मेंटल हो गया, है ना, जहाँ पे आप कोई भी मेंटल एक्टिविटी करोगे, यानी सिर्फ प्लानिंग। इन तीनों ने मिलकर प्लान किया कि आज सर की क्लास बंक करनी है, सिर्फ प्लानिंग करी ना फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब ये कोई ऑफेंस नहीं क्लास बंक करना, लेकिन अगर इन्होंने ये मान लो कल को कोई सजा इसकी बना दी, या इन्होंने तीनों ने प्लान किया कि कोई सर्टेन कोचिंग वाला है जिसका मर्डर करना है, ठीक है, किसी का मर्डर करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, हो सकता है मुझे छोड़ के, ठीक है, तो क्या होगा कि क्या प्लान बनाएंगे लोग, अगर सिर्फ प्लानिंग किया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, मेंसरिया हुआ है, दिमाग का प्लान है, दिमाग में ही रहेगा ना, निकला नहीं ना बाहर। अगर इन्होंने एक्टस मेंसरिया के साथ एक्टस रिया से एक वर्ड होता है, अगर उन्होंने वो भी कर दिया, यानी एक्टस मतलब होता है एक्ट करना, अगर उन्होंने प्लान बना के जाके मार दिया किसी को तो क्या होगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। यानी खाली अगर प्लानिंग के लिए आप किसी को सजा नहीं दिलवा सकते, लेकिन प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन भी है ना, तो ही आप कोर्ट में सजा दिलवा सकते। ओनली प्लानिंग डजंट अमाउंट टू क्रिमिनल ऑफेंस। मैंने प्लान कितना भी बनाया, हाँ हाँ, उसी का पार्ट है, मेंटल एलिमेंट है ना, एग्जीक्यूट तो नहीं किया ना, हाँ हाँ कर दिया तो देखो, लेकिन अब यही सिचुएशन भेज दोगे ना बेटा, अगेन डाइवर्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लास में समझाने के सेंस में बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअल में थोड़ी बोला कि मैं जाके छुरा घूप देना किसी को, एक्चुअल में बोला बेटा मैंने, या मैंने सिर्फ समझाया चीज़ों को, तो समझाने पे अगेन आई वन एविडेंस, तो वहाँ पे मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यही चीज़ मैंने 3 लोग के सामने बोली ना, 2 लोग एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, और 2 लोग ने आके बोला नहीं साहब इन्होंने उकसाया, मेरे हाथ में लाके छुरा ही रख दिया पूरा, है ना, और ऐसे बताया, ऐसे ऐसे घूमना, ऐसे पूरा उन्होंने एग्जीक्यूट करके बता दिया, ठीक है, यहाँ मार लिया, फिर हसन आए, हसन ने बोला यार यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ गले में मारो ना, मतलब मैंने पेट में तो ऑलरेडी घूम दिए थे 11 बार, अब मुझे तो उन्होंने बोला कि मरेगा ही नहीं, बच जाएगा, जबकि आते बाहर थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या किया, इनके कहने में मैंने गले में भी घोप दिया, ठीक है। अब आए ये पीछे गए, इसमें क्या है, गर्दन ही उखाड़ो ना, ठीक है, अभी यार अभी भी नहीं मरेगा, बहुत जान है उसमें, ऐसे गर्दन ही काट दो पूरी। इन्होंने बोला गर्दन, अब ये सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो सब के सब जाएंगे, हालांकि इन्होंने कुछ किया नहीं है, खाली बोला है, ठीक है, ये हो गया प्लानिंग। ये एग्जीक्यूट अगर आपने कर दिया तो ही सजा होगी, लेकिन अब इसकी प्लानिंग बनाई ना, और ये प्लानिंग 3-4 लोगों के सामने मैंने बना दी और उन्होंने जाके बोल दिया, और सीरियस सिचुएशन में, ऐसे नहीं अभी मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ये वाली नहीं, अभी सीरियस सिचुएशन में बात हो रही है, जहाँ दिख रहा है, अभी आप लोग हंस रहे हो, वहाँ पे क्या है, बिल्कुल आप लोग खून में एकदम खोले हुए, एकदम पूरा पसीना आ रहा है, टप टप आंसू आ रहा है, उससे
वहाँ सिचुएशन देखी जाती है, समझ रहे हो? उसमें अगर आपने जाकर के मर्डर किया ना, देन सब फंसेंगे। अब मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग सच में जाकर कहीं मर्डर करा है कि यार सर ने ऐसे प्लान बताया, तो सर नहीं फंसेंगे बेटा, सर निकल गए, ठीक है ना, हसन फंसेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग मजाक कर रहे थे, अभी सिचुएशन भी डिपेंड कर। लेकिन अगर मैंने नाम बोला कि हाँ पर्टिकुलर एक बंदे को मारना है, वो उसकी जगह वहां पर है, सब कुछ मैंने बोला है, मैंने अभी तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर नाम बोला, जो बंदे का नाम, एड्रेस दिया, फोटो वोटो सब दी मैंने, ठीक है, तो वो हो गया पूरी प्रॉपर प्लान। वहाँ मैंने मजाक नहीं किया ना तुम्हारे साथ, मैं फोटो वोटो सब दे रहा हूँ, मैं वो बाद में कोर्ट में सर मैं तो मजाक कर रहा था, फोटो ऐसी दी थी सर मैंने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो अब मुझे यार कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग क्रिमिनल लॉ में ले जाते हो उठा उठा के बार बार। चलो, नो सेल्फ इनकर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा, यानी आपकी गवाही कोर्ट में वैलिड नहीं होगी अगर आपने अपने खिलाफ दी, अनलेस आप कोई प्रूफ भी दो, ठीक है। आप अपने खिलाफ ही गवाही कोर्ट में नहीं दे सकते, यानी अगर आप चिक चिक के बोलो, या आप चिक चिक के बोलो कि हाँ मैंने मारा है, तो कोर्ट बोलेगा नहीं प्रूफ कहाँ है, यानी ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपको किसी ने मर्डर करते नहीं देखा है और आप जाके कोर्ट में खुद ही कन्फेस कर रहे हो, अगेन किसी के सामने कन्फेस कर रहे हो, देन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जज के सामने कन्फेस कर दिया आपने तो एडमिसिबल हो जाए। जज के सामने आपने बोल दिया ना कि साहब मैंने मारा है, तो जज उसको मान लेगा, वही कन्फेस हो गया ना वहाँ पे, हाँ गिल्टी हो गया ना वहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी और के सामने बोल रहे हो ना, एक्सेप्ट जज, तो क्या होगा, आपकी गवाही मानी नहीं जाएगी। ये होता है, ये डॉक्ट्रिन नो सर। अच्छा वकील यहाँ पे बचाता है, देखो वकील बचाता है, जज के सामने भी अगर आप बोल दो ना, आप बहुत इमोशनल बंदे हो, आपने गलती से अपनी वाइफ को मार दिया, वाइफ से इरिटेट हो गए, वाइफ रोज आपसे कहती थी शॉपिंग कराओ शॉपिंग कराओ, मार दिया आपने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सीरियसली कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन इसको मत बना लेना कुछ, ठीक है। और जाके वाइफ को क्या है बदतमीज, एक चाटा मारा, वो मर गई, चाटे में मर गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नाजुक सी थी मर गई, ठीक है, हो गया। या मान लो आजकल लड़कियां मार रही है अपने हस्बैंड को, ठीक है, हाँ कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर, तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो, लो तुम्हारे टुकड़े कर दो, 15 टुकड़े करके मुझे ड्रम में डाल दिया, मैं ड्रम के अंदर, हाँ अब वो पार्टी कर रही बाहर, ठीक है, पार्टी कर रही किसके यहाँ, यूशु यूशु के यहाँ जाके, जो खुद जेल में है आजकल। यूशु यूशु को जानते हो आप लोग, हैं यूशु बाबा, फूकते थे तो लंगड़े भी खड़े हो जाते थे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। डॉक्टर की दवा से जो लोग खड़े नहीं होते, फूकने से खड़े हो जाते हैं किसी, ठीक है। तो उनके साथ भागने के लिए उसने मुझे मेरा मर्डर कर दिया, मैं मर गया, ठीक है, क्या है। अब इस केस में कहाँ से मैं एग्जाम्पल लाए थे, कहाँ से एग्जाम्पल लाए थे, लो मैं पूरा भावनाओं में चला गया, नहीं नहीं, पहले तो मैं वाइफ पे गया था, उससे पहले कहाँ गया था, हाँ कन्फेस किया था, तो मैं इमोशनल बंदा हूँ, मतलब मेरी वाइफ इमोशनल है, उसने जाके कोर्ट में बोल दिया जज के साथ कि हाँ मैंने मारा है, ठीक है। अब वकील यहाँ पे वकील आएगा, अरे तो बचाना है ना आपको, आपका वकील है, बोलेगा अरे साहब बहक गई है, इमोशन है, अगली तारीख पे बुलाइए, है ना, क्योंकि वो बोलेगा जज क्यों, ये तो कन्फेस कर रही है, तो बोलेगा नहीं सर ये हमारे पास एक राइट है, एक बार तो इसका कन्फेशन हम नहीं माना जाएगा कोर्ट में, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 20 में इसके पास अपने खिलाफ गवाही देने का कुछ नहीं है। आप पुलिस को बोलिए कि वो सबूत ढूंढे, हमारी गवाही सर वैलिड नहीं है कोर्ट में। अगर वो बिना वकील के कन्फेस करेगी तो जज का कन्फेशन यानी गिल्टी वो मान लिया जाएगा, लेकिन अगर विदाउट वकील आके बोल देता है कि साहब ऐसा है कि कन्फेशन अब माना ही नहीं जाएगा कोर्ट में, तो आर्टिकल 20 में इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि ये अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, भले वो सच बोल रही हो, तो जज को वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 20 रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि अब वहाँ पे जज ऑर्डर क्या कर रहा है पुलिस को कि जाओ एविडेंस ढूंढ के लाओ, ये अगर कह रही है इसने मारा है, तो भाई जहाँ लाश गाड़ी इसको लेके जाओ, देखो कहाँ लाश गाड़ी है, ये दिखाएगी खुद, ठीक है। अब वो लड़की बाद में पलट जाए या कुछ भी, वो उसके ऊपर या पुलिस के ऊपर है वो कैसे उगलवाए अब, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोटेक्शन है कि आप अपने खिलाफ गवाही दोगे तो भी शायद कोर्ट में नहीं मानी जाए, क्योंकि अगर वकील ने बचाया, तो काफ़ी वकील बचाते हैं इस पर लोग, जो लोग घबराहट के मारे बोल देते ना हाँ सब मैंने मार दिया, वहाँ पे वकील बचा रहे थे, यार है कैसे मार दिया भाई, है जैसे वकील वही मौजूद था, कैसे मार दिया मैं कैसे मान लूँ, आर्टिकल 20 कैसे मार दिया, कहाँ से मार दिया है, ठीक है, आ गई आर्टिकल 20, तो यही है भाई, तुम कैसे सजा दिला दोगे उसको फिर से, वो तो सजा काट चुका है, ये भी जो क्रिमिनल है उसका प्रोटेक्शन है। अब ये क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, नॉट सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ओनली ऑन क्रिमिनल लॉ नॉट ऑन सिविल लॉज, टैक्स लॉज, कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम पर्सन। क्या कह रहा है इसमें, देखो इतनी लंबी लाइन मैंने पढ़ दी है, क्या इतनी सी बात कह रहा है कि जो कानून आज था ही नहीं और आज मैंने उसका क्राइम किया, उसकी सजा मुझे बाद में अगर उसका कानून बन गया, तो पिछले वाले मेरे काम के कारनामों के लिए मुझे सजा नहीं मिली। मान लो एक बहुत ही एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, एसिड अटैक, जो लड़कियों के चेहरे पे एसिड फेंक के चले जाते थे, लड़के सब चेहरा जला देते थे, कॉमन सी एक ट्रेंड हो गया था, उस पर एक मूवी भी आई थी दीपिका पादुकोण की, मैं नाम बोल रहा हूँ, छपाक, वो एक्चुअल केस है जो कोर्ट में हुआ था, वो असली लड़की की कहानी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि उससे पहले 2012 तक कोई इंडिया में ऐसा कानून नहीं था जिसपे एसिड अटैक विक्टिम को क्या जज के हाथ में होता था सजा देना चाहे दे नहीं देना, लेकिन कोई सजा नहीं दे रखी थी कि अगर एसिड फेंका, चेहरा बर्बाद कर दिया किसी लड़की का या जिस्म बर्बाद कर दिया किसी लड़की का, तो उसकी क्या सजा,
तो सजा कुछ नहीं भाई, जज ने हुआ 10 ने 2 साल दे दी सजा, 5 साल दे दी, किसी को 10 साल दे दी, कोई सजा नहीं किया, छोड़ दिया किसी को। यार वो लड़के ने ऐसा साबित कर दिया कि मैं गलती से एसिड हाथ में लेके जा रहा, ऐसे छूट गया। तो भाई कोर्ट में वकील सबूत पे चलता है कोर्ट। अगेन कानून कम चलता है, सबूत ज्यादा चलता है कोर्ट में, मैं आपको सच बता दे रहा हूँ, ठीक है। कानून सिर्फ किताब में रह जाता है, एक्चुअल में जब आप कोर्ट जाओगे ना तो वहां पे आप देखोगे कि कानून की किताबें ऐसे धूल में रखी होंगी और जो दलीलें होंगी वकील की वो आगे होंगी, जो वकील बोलेगा ना वो जज सुनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सबूत भी लाएगा साथ में, झूठे सबूत भी लाएगा। सबूत तो सबूत जज के सामने, जज तो मौजूद नहीं था ना जब क्राइम हुआ, जज तो सबूत मानेगा ना जो सामने है। फोटो दिखा दिया, कुछ दिखा दिया, फौज फोटो जो आजकल इजीली बन जाती है, एआई का जमाना है आजकल। आप किसी की भी, मैं इनकी फोटो बना सकता हूँ अपनी जगह, ये मेरी जगह पढ़ा है, मैं इनकी आवाज़ भी चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इनकी आवाज़ में मैं पढ़ा सकता हूँ यहाँ खड़ा होकर। ऐसे ऐसी ऐप्स हैं जो ऑनलाइन जाएगी तो इनकी आवाज़ निकल रही होगी, आपकी निकल रही है, ठीक है। ऐसी ऐसी ऐप्स मौजूद है। अभी गिबली भी आई थी, गिबली में क्या आप लोग फोटो कार्टून बनाए जा रहे हो, कार्टून बनाए भी थी ना, तो क्या अगेन वो कार्टून को, किसी की कार्टून इमेज को रिवर्स भी कर सकते हो। किसी की भी इमेज है, उसने क्या है कार्टून बना दिया, अब उसकी इमेज लो, आप चैट जीपीटी में डालो, बोलो इसको रिवर्स करो, वो रिवर्स करके दे देगा। यानी किसी ने अपनी फोटो छुपा रखी थी, कार्टून में दिखा रखी थी, तो आप कार्टून इमेज को वापस उस इंसान की असली इमेज निकाल लोगे, ठीक है। कैसे? गिबली से। तो ये क्या एक तरीका डिजिटल प्राइवेसी भी है। तब ये गलत है ना इस तरीके ऐप्स, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, कोई कानून एसिड का था ही नहीं और मैंने आज एसिड फेंका, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एसिड फेंका तुम्हारे ऊपर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तुम कोर्ट में गए, खूब चिक चिक के बुला रहे हो, मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, इसको सजा से। जज ने क्या, मैं जज का जानने वाला था, दूर का, जज ने मुझे छोड़ दिया। 2-3 महीने केस चला, जज ने बोला कि अरे क्या है, पैसे वैसे ले लो, बात खत्म करो। उनको पैसे दिलवा दिए। अभी इनको भी पुलिस ने दबाव दे दिया कि भैया ज़्यादा बोलोगे तो गोली मार देंगे, इनकाउंटर कर देंगे हमारे, जो भी कुछ। क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी था, बड़े पोजीशन में था, पुलिस मेरी जेब में थी, 1 लाख 10 लाख रुपए, 1 लाख में ही काम हो गया मेरा, 1 लाख रुपये। अभी 1 लाख में इनका ऑपरेशन भी नहीं होने का, लेकिन इनको हो गया, ठीक है। ये चलिए, अब क्या है, इसका कानून बन गया। यानी अगर मैंने आज की डेट में कोई काम किया जिसकी सजा नहीं थी तो मुझे उसकी सजा नहीं मिलेगी, अगेन वकील मुझे बचा लेगा, हालांकि वो गलत तरीका था। लेकिन अब मैं बाद में, इसे मान लो इसका कानून आज बन गया और आज इसकी सजा क्या है, 15 साल मान लो जेल। वैसे एसिड में आप 20 साल कर दीजिए सजा, 20 साल जेल, ठीक है, 18 से 20 साल। तो अगर किसी के चेहरे पे एसिड फेंका तो अब सीधे मतलब 14 साल से कम नहीं और 20 साल से ज़्यादा नहीं, तब ये सजा आपको मिलेगी। तो 20 साल समझ रहे हो यार जेल के अंदर, मैं कह रहा हूँ 14 साल समझ लो जरा सा। 14 साल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ एक दिन सोच लो जेल के अंदर, ठीक है, जेल के अंदर का एक दिन सोच लो। यहाँ तो 14 साल की बात हुई है, किसी को जेल अब कन्फर्म है। अब चाहे जज का रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो, जज क्या बोलेगा, भाई मैं क्या करूँ, 14 साल की तो सजा मुझे देनी है, वरना मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी, मैं सस्पेंड हो जाऊँगा कि मैंने 14 साल की सजा क्यों नहीं दी। अब क्या होगा, अगर मैंने क्राइम पहले किया था और सजा मुझे पहले नहीं मिली, उसका कानून पहले नहीं, तो अब मुझे वो सजा नहीं मिलेगी इसके तहत। अगर वो आज कानून बन गया और आज जाकर के ये केस करते कि साहब अब तो कानून बन गया, इनको सजा दो, इन्होंने मुझे 1 साल पहले मेरे मुंह पे, चेहरे पे एसिड मारा था, तो जज क्या बोलेगा या वकील क्या बोलेगा? जज मान लो मान भी लेता है, उनके बाद वकील क्या बोलेगा? वकील बोलेगा साहब क्या लिखा है पढ़ो, 20 में क्या लिखा है कि नो एस्पेक्ट्स फॉर द लॉ, उसके लिए कोई क्राइम नहीं है। मतलब जो आपने पहले किया उसकी सजा अगर इंडिया में नहीं थी तो उसकी सजा आपको आज भी नहीं मिली। लेकिन अगर आज मैंने फिर से ये वहां पहुंचे, अच्छा बेटा बहुत हीरो बनने हो, अभी आगे से मार लो, पीछे से मार दो रहा है, अब मैंने मार दिया ना उसकी सजा, अब मुझे जेल। तो ये 3 प्रोटेक्शन कहाँ दे रखे हैं, तीनों 20 में दे रखे। अब आ जाओ 21। किस क्या बोलता है कि भाई किसी की भी जिंदगी आप उसके हाथों से या उसकी मर्जी के अलावा छीन नहीं सकते, यानी किसी की जिंदगी उसकी अपनी पर्सनल है, राइट टू लाइफ दे रखा है। आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी जिंदगी आपकी, मैं आपकी जिंदगी में नहीं घुस सकता, ठीक है। साथ में आपकी पर्सनल लिबर्टी, यानी आपका एक दायरा है कि इतने दायरे में मेरे मत आना, इतनी दूर से बात करो मुझसे। अगर आपने मुझसे बोल दिया है तो मैं उतनी दूर से ही बात करूंगा आपसे, ठीक है। अगर मैं उसके आगे आता हूँ देन यू कैन केस ऑन मी, केस कर, क्योंकि आपने एक लिमिट सेट कर, किसी को बोला है, किसी को आपने लड़के को कि भैया तुम फोन पे ही बात करो या 1 किलोमीटर दूर से ही मुझसे दिखो या वहाँ दूरबीन से इशारा करो, तो उसको वहीं से करना है, वो आगे नहीं आ सकता, ठीक। आर्टिकल 21 में उस पर अगर वो आगे आ गया हम उस पर केस कर, अगर हमको पसंद नहीं है, किसी की शक्ल पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगेन एक लड़का है जो किसी कोचिंग से आया है, ठीक है, उसको कोई बुलाता है, उसको ऐसे कहने सर अगर मुझे कोई बुलाता है तो वो मना कर सकता है साफ साफ कि भैया मैं नहीं आ रहा। वो तब भी घुसता है सामने वाला कि भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है, और तुम यहाँ पे मुझे दिख जाना, तो कहना बेटा अगर दिख गया तो मैं पुलिस बुला के रखूंगा, तुम्हें सीधा अंदर करवा दूंगा, मेरे पर्सनल स्पेस में तुम नहीं घुस सकते। सेल्फ डिफेंस क्या, सेल्फ डिफेंस कब होगा बेटा, तुम जब वो नहीं, वो मारने के लिए आया तब ना, तुम्हें कैसे पता मारने के लिए? तो यानी तुम गए वहां पे, तुम्हें कैसे पता उसके हाथ में हथियार है? रूम पे तुम्हें हेलुसिनेशन आ रहे हैं कि उसके हाथ में गन है? तो मैं रूम पे पहुंच गया, हाँ, तो वो तो वहां तो सेल्फ डिफेंस हो गया ना। वो पहुंच कैसे गया, पहले तो वो आ ही नहीं सकता, तुमने मना कर दिया तो। पर अगर आ गया तो भाई वो तो सेल्फ डिफेंस में तुम उसे उसकी गन छीन के उसे गोली मार सकते हो, सेल्फ डिफेंस में नहीं, सेल्फ डिफेंस में तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब देखो मर्डर बोल रहे हो यानी तुम प्लान करके बैठे हो कि वो गन लेके आएगा, मेरे पास तो गन है, उसी की छीन के मारूंगा उसको। तुमने दरवाजे के पीछे 2 दोस्त छुपा दिया अपने, जैसे ही आया दोनों ने कम्बल डाले, तुमने गन छीनी, बोली ऐसे थोड़ी होगा। हाँ ये बोलो मर्डर सर, अगर मैं मर्डर, तो मर्डर तुम खुद ही बोल रहे हो तो बेटा फंस गए, ये वर्ड कोर्ट में पकड़ ली जाएंगे तुम्हारे, बोल मत देना।
भले तुमने सेल्फ डिफेंस में मारा, बोल दो सर मैं तो मर्डर मर्डर मर्डर, अच्छा आओ बेटा आओ मर्डर। तो वर्ड वर्ड पे डिपेंड करता है डिसीजन। चलो, तो मैं वही कह रहा था कि आप इनमें आपकी पर्सनल स्पेस में कोई नहीं घुस सकता, ठीक है। अब आओ, गोपालन केस, एक केस था, उसमें क्या बोला गया, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फॉर आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। ये छोड़ दो बेटा, ये केस मैंने गलती से दे दिया, किसी काम का है नहीं, आएगा भी नहीं। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी वाला, पर्सनल लिबर्टी ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सनल बॉडी। देखो पर्सनल लिबर्टी का मतलब बताया इस केस में, इतना समझ लो क्या बताया। पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, पर्सनल लिबर्टी वही होती है जो सिर्फ आपकी रिलेटिंग टू पर्सन, आप पे या तो आपसे रिलेट करे या आपकी बॉडी से, आपकी एक बॉडी जो है उसके आसपास कोई आपको टच नहीं कर सकता है। साथ में अगर आप एक पर्सन हो तो आपका एक थोड़ा सा दायरा तो है ना, कम से कम इतना कि भैया इतनी दूर से तो कम से कम बात करो। कोई यहाँ सट के बात कर रहा तो नहीं कर सकता ना कि भाई मेरी तो आदत ऐसे ही बात करूंगा मुंह में घुस के, तो तुम्हारी होगी मेरी नहीं ना, मैं चमाट भी मार दूंगा खींच के, ठीक है वो हो गया। हाँ मैं चमाट में ऐसे कैसे घुसे, मैं चमाट मार दूंगा खींच के, मेरा मेरा ये दायरा है। तुम यहाँ आओगे तो मेरा एक दायरा है कि मैं अपने पर्सनल लिबर्टी में चट चट ऐसे मार देता हूँ धड़ा धड़, ठीक है, तो वो मेरा दायरा है, वो तुम्हारा है तो ये मेरा है, समझ रहे हो। तो हर किसी के अपने दायरे होते हैं। अब वो सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ, वो क्या हुआ, तुम घुसे कैसे यहाँ पे, अब तुम ऐसे घुसोगे तो मैं ऐसे घुसूंगा, ठीक है, वो वाली बात होगी। चलो, और जब इस तरह का कुछ हो तो फिर सोचना थोड़ी होता है। पुलिस वाला पकड़ भी रहा है तो भाई साहब हाँ मैं ये आया मेरे मुंह पे, मैंने मारा चाटा, कन्फेस कर दो, सीधी सी बात है, क्यों घुसा यहाँ पे, क्या तुम कौन होते हो मारने वाले, तो भाई पर्सनल लिबर्टी मेरी पर्सनल स्पेस है, आर्टिकल 21। पुलिस वाला चुप, घुसा कैसे, कोई सबूत है, हाँ दो लोग वो खड़े थे, बुलाओ उनको, बोलिए आओ भैया देखिए घुसा था यहाँ पे, नहीं घुसा था, घुसा घुसा तो मैंने जड़ दिया, खत्म। जड़ना इलीगल है, आप मार नहीं सकते किसी को, लेकिन अगर आपका ऐसे आएगा कोई तो आप ऐसे आ सकते हो। हर चीज़ का एक वो होता है ना, डेफिनेशन होती है। अब आ जाओ, मेनका गांधी केस क्या बोलती है। एक केस है, मेनका गांधी एक नेता थी, ठीक है, गांधी परिवार से, उनका एक केस है फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो इनके साथ क्या था, इनकी फंडामेंटल राइट रोकी गई थी, उस पर कहते फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय दैट लॉ इन रीजनेबली फेयर एंड जस्ट। देखो किसी की भी फंडामेंटल राइट आप नहीं रोक सकते, आपने पढ़ा, ठीक है, और साथ में उसको कहीं आने जाने से भी नहीं रोक सकते। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, हमें इंडिया के बाहर जाने का भी हक है, अगर हमारे पास पासपोर्ट है, वैलिड सब कुछ है, ठीक है, और इंडिया के अंदर भी कहीं हम घूम सकते हैं। मेनका गांधी के साथ क्या किया गया था, उनको इंडिया के बाहर जाने से रोक दिया था एयरपोर्ट वालों ने, बिना किसी रीजन के, कोई वैलिड रीजन नहीं था, सर उनके डॉक्यूमेंट भी सही था और उन पर कोई केस वेस भी नहीं चल रहा था उस टाइम, उन्होंने रोक दिया कि कस्टम की जांच ये हुए, रोक दिया उनको। तो क्या था उनका, क्या हुआ, उनको उस टाइम तो रोक दिया, उनका बहुत नुकसान हो गया, वो किसी मीटिंग में जा रही थी बाहर इंडिया की, तो उन्होंने आके केस किया, जिसका नाम ये पड़ा, मेनका गांधी केस। और ये कब का केस है, 1978 का। उन्होंने इसमें बोला कि मेरी पर्सनल लिबर्टी, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई कैसे दूसरा इंटरफेयर कर सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे, यानी उन लोगों को सजा हुई, ठीक है, एयरपोर्ट वालों ऑफिसर्स को, ठीक है, और उनको ये बोला गया कि भाई अगर कोई कानून ऐसा है जहाँ पे आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है, कोई ऐसा आप काम करो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए तो लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप बिना बात का रिस्ट्रिक्शन किसी पे लगा रहे हो, जैसे मैं इस रोड के बाहर निकलूँ, कोई आकर रोक दे, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, तो ऐसे कैसे रोक सकते हो यार तुम मुझे, आगे जाने ही नहीं दूंगा। अगर आगे जलजला आ रहा हो, जमीन गिर रही हो, तो समझ में आ रहा है मुझे बचाने के लिए रोक रहा है ऐसे करके, लेकिन अगर आगे कुछ है ही नहीं और मैं नॉर्मली जा रहा हूँ तो तुम कौन होते हो रोकने वाले मुझे, समझ रहे हो। वही चीज़ है, यहाँ पे ये केस था जिसमें ये साफ बोला गया कि पर्सनल लिबर्टी में आप नहीं घुस सकते, ठीक है, अनलेस कोई ऐसा कानून हो जिसके वजह से आपको रोका है। कस्टम वालों ने ये बोला था, कस्टम वालों ने क्या बोला था कि भैया इन्होंने कुछ कानून का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से हम उनको रोक रहे हैं। तो बाद में चेक जब हुआ तो पता चला कि कोई कानून का वायलेशन उन्होंने किया नहीं। उस टाइम तो कस्टम वालों को रोकना ठीक था, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कस्टम वाले झूठ बोल रहे थे। तो ये केस है, समझ गए, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट टू लिव विद ह्यूमन। तो जिंदगी क्या होती है, जिंदगी सिर्फ जिंदगी जीना नहीं होती है, जिंदगी जीना इज्जत के साथ, ये आपका हक है। ह्यूमन डिग्निटी, आपका इज्जत के साथ जीना भी हक है, ठीक है। आप अगेन, एक लड़का है, दूसरी कोचिंग का है, ठीक है, ये एग्जाम्पल में क्यों दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। उसकी ज़िंदगी है और उसकी ज़िंदगी की अपनी इज्जत है, कोई उसकी इज्जत के साथ अगर कुछ भी उसकी इज्जत पे बात आएगी तो वो आर्टिकल 21 पे सीधे सीधे केस कर सकता है। कोई उसकी पर्सनल लाइफ, भैया उसके घर पे फ़ोन कर दे रहे हैं लोग, ठीक है, एक मैं जानता हूँ पर्सनली, ठीक है, उसके घर पे फ़ोन कर दे रहे हैं, समझ रहे हो, और घर पे फ़ोन कर कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं पढ़ता, वहाँ क्यों पढ़ता है। ऐसा कोई कह नहीं सकता ना भाई, वो आपकी मर्जी है, वो पर्सनल राइट है, पर्सनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भाई मैं दूसरी कोचिंग में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं पहले उस कोचिंग में पढ़ता था, अब मैं किस मुंह से जाऊँ, क्यों नहीं जाओगे, तुम्हारा मुंह तुम अपने मुंह से जाओगे, किसी और के मुंह से थोड़े जाओगे अपने मुंह से तो जाओगे बेटा, है। कुछ बच्चे ऐसे भी कि सर उस कोचिंग का पार्ट था मैं, अब मैं उधर कैसे जाऊँ, आई कैन नॉट फेस हिम, क्यों नहीं, यू कैन नॉट फेस हिम, ही कैन फेस यू, यू कैन नॉट फेस हिम, वाई। भाई आप जब तक उसके पार्ट थे तब तक उसके पार्ट थे, अब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आप उसकी ज़िंदगी में नहीं हो, आप उसकी ऐसे मिलो जैसे आप उसे जानते ही नहीं हो। भाई अगर आपके दिल में रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट से मिलो, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता भाई तुम वहाँ क्या कर रहे हो, क्यों भाई तुम कौन हो तो पूछने वाले, हु आर यू, सीधी बात है, ठीक है, आप होते कौन हो पूछने वाला, बात खत्म। मैं कानून भी साथ साथ बताता चलना बेटा, जिंदगी में काम आएंगे तुमको साथ में। अब आ जाओ, हाँ क्या है,
हो गया ये इज्जत के साथ। हाँ हाँ, वो अब इतना कॉमन नहीं इसलिए मैंने वो वाला पॉइंट नहीं उठाया। तो ठीक है, प्रोसेस स्टेबलाइज बोलो पहले चलता था। हाँ, और ड्यू प्रोसेस और लॉ, इनमें डिफरेंस क्या है ये बता दो, याद आ गया तो इन लोग को बता दो। हाँ नहीं नहीं, मैं पूरा वो नहीं पूछ रहा हूँ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है, अन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है? में से कौन सा वो है जो लॉ पे होता है और कौन सा वो है जो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस नहीं बेटा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर जो लॉ ने बनाया तो वो लॉ पे कौन सा लॉ बना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो लॉ के तहत चलती हुई चीजें, जो कानून से चलती हूँ, और ड्यू प्रोसेस लॉ जो कानून को देख करके चलती हो, यानी कि ड्यू प्रोसेस। भैया आज समाज में जो चल रहा है समाज के हिसाब से फैसला दिया अगर आपने तो क्या बोलेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन अगर आपने कानून के हिसाब, समाज में कुछ भी चल रहा हो पर मैं कानून के हिसाब से फैसला दूंगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, यानी जो लॉ में लिखा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं भाई नहीं लॉ में तो लिखा है ये सजा ये होनी चाहिए, जैसे वो एसिड वाला ले लो बात, ठीक है, सजा होनी चाहिए 7 साल फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है एज ए जज में बैठा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ये क्या है सोसाइटी में आम बात हो गई, हर रोज एसिड कोई फेंक के चला जा रहा है, सख्त सजा देनी पड़ेगी मुझे तब जाके इनका दिमाग ठीक होगा, ताकि ये लोग कल को एसिड ना फेंके कोई दूसरा किसी पे। तो मैंने क्या बोला, जाओ उम्र कैद दो, ऐसी की तैसी, देखा जाएगा सस्पेंशन होगा होगा, उम्र कैद मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी लॉ नहीं बना हुआ था, मैं कुछ भी सजा ऑर्डर कर सकता था ना, मैंने उम्र कैद ऑर्डर कर दिया। जब तक कानून नहीं बना है तब तक मैं उसमें कोई भी सजा ऑर्डर कर सकता हूँ, समझ रहे हो, मैंने किसी बंदे को उम्र कैद दे दी। अब क्या है, जितने भी इस तरह का क्राइम करेंगे उनको ये डर रहेगा कल को कि भैया अगर हमने ये किया तो यार उम्र कैद हो सकती है, कल ही एक जज साहब ने फैसला दिया है। अब वो लोग ना ये करने से पहले 2 बार सोचेंगे। मेरा मकसद ही समाज में ये डालना था कि भैया तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सजा भी मिल सकती है। तो ये क्या होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मैंने क्या किया, लॉ से हट के कुछ फैसला दे दिया जो कि लॉ में नहीं दे रखा था। ठीक है, लेकिन जहां मैंने लॉ के हिसाब से फैसला दिया उसे हम बोले। मैं ये चीज पूछ रहा था, बाकी जो तुम बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशंस नहीं है। एमयू में था पीएलएलबी के पेपर में, उसमें मीनिंग पूछी थी, तो जस्ट एंड फेयर एंड जहाँ पे जस्ट एंड फेयर नहीं हो ये वाला उसका आंसर होगा। इसमें से फेयर एंड जस्ट कौन सा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये भी सुन लीजिए आप लोग, ड्यू प्रोसेस लॉ को हम फेयर एंड जस्ट बोलते हैं। ठीक है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को हम जस्ट उल्टा, यानी ना ही फेयर ना ही क्या चीज, ना ही जस्ट, नॉट फेयर नॉट जस्ट। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। हाँ हाँ, केस कहाँ से है तुम बता दो। हाँ चलो मैं हिंट दे दूँ, 4 ही जगह है जहाँ से ज़्यादातर चीज़ें ली गई इंडिया में। ठीक है, ब्रिटेन हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, और चौथा जापान। तो ये कहाँ से आया, राइट टू लाइफ में दे रखा है, कहाँ दे रखा है ये, ड्यू प्रोसेस ऑफ ये प्रोसेस एस्टेब्लिश बोलो, इसी में दे रखा है। और राइट टू लाइफ कहाँ है बेटा, राइट टू लाइफ हमने कॉन्सेप्ट लिया जापान से, तो ड्यू प्रोसेस और ये कहाँ से लिया हमने, अलग अलग जगह से, जापान से नहीं है। कहाँ से, ब्रिटेन से, यूएस से, नोट कर लो आप लोग। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से, ये वाला प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से है, और यूएस वाला है आपका दूसरा वाला, कौन सा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बच्चा नहीं बता सकता लेकिन नशा सबको पता है। और ये क्यों नहीं बता सकते, वो क्या ऐसी बेवकूफ़ी, अभी मैं फर्स्ट से 5th ईयर के बच्चों को खड़ा कर दूंगा लॉ फैकल्टी के, कपड़े फाड़ देंगे सर के तुम्हारे। क्यों नहीं बता सकते भाई, आप ही पढ़े हो बाकी बच्चे नहीं पढ़ते क्या, क्यों नहीं बता सकते गणेश, अभी तुम लोग को पता है, अभी ये बात तुम लोग को पता चल गई ना, बताइए कल को कोई ये बोलता है कि नहीं बता सकते, तुम लोग लॉ कर रहे हो, तुम लोग नहीं बता सकते हो किसी को, तो ये क्लेम करना कि कोई नहीं बता सकता, ये गलत है कि नहीं है। बेटा 5th ईयर के बच्चों को कब समझाया उन्होंने, खड़े खड़े भेज देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। केस तो आता भी नहीं यार, जुडिशरी की तैयारी करो, केस तो यार मुझे भी याद नहीं होगा अभी, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मुझे याद है कौन सा है केस। हाँ, जस्टिस मार्शल वाला, हाँ मार्शल के ही केस से तो आया था, मार्शल वर्सेस मैडबरी, एक मैडबरी भी केस था। ठीक है, ऐसे तो अगेन क्या बीए बीएलएलबी में केस आते हैं, नहीं आते यार, नहीं आते केस, क्यों पढ़ना। ठीक है, हाँ सर, हाँ हम केस नहीं बताना चाह रहे सर आपको, बस बात खत्म। हम बेटा अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ तेजान, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग अभी 12th करके जा रहे हैं, वी आर नॉट लॉयर्स ना, तो हमें केसेस कैसे पता होंगे, केसेस तो अब हम पढ़ेंगे ना जाकर के, जैसे भी आप तो नहीं पढ़ोगे बाकी लोग तो पढ़ेंगे ना जाकर के, तो पहले से केस हमको कैसे पता होंगे। और हाँ सर आप सही करो, 12th का बच्चा नहीं बता सकता केस, लेकिन आप फर्स्ट ईयर के बच्चों से पूछोगे तो वो केस बताएगा भी, और आपको फैक्ट्स भी बताएगा, और आपको धोके भी जाएगा अलग से। ठीक है, आप 5th ईयर तो छोड़ो।
ठीक है, तो ये चीज क्लेम करना गलत है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था जी? एंड प्रोसीजर बोलो अनजस्ट। ठीक है, अब आइए हम 21A पे चलते हैं। व्हाट इज 21A? स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अंडरलाइन कर लीजिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। कौन देगा एजुकेशन? तो भाई 21A क्या बोलता है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। और कौन देगा एजुकेशन? गवर्नमेंट देगी, स्टेट का काम है ना। तो फ्री कैसे देगी? ये देखो किस किस को देगी, तो अंडरलाइन करो 6 से 6 टू 14 ईयर्स। अंडरलाइन करो 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों की, यानी 0 to 6 के बच्चों की बात नहीं की गई यहाँ पे। ठीक है, 6 से 14 ईयर्स के बच्चे और 14 के ऊपर वालों की भी बात नहीं की। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये पढ़ो 86 अमेंडमेंट एक्ट आता है। अंडरलाइन करो कौन सा अमेंडमेंट है? 86 2002 में आता है। इसने क्या बोला? एजुकेशन फॉर ऑल, सबको पढ़ने का हक है, इसने बोला। डॉन ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन इन चैप्टर ऑफ सिटीजंस फंडामेंटल राइट। कहां पे लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट के जो चैप्टर है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, यानी इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है? 86 अमेंडमेंट आता है जो बात करता है 2002 का एजुकेशन के बारे में। ठीक है, उसके अलावा एक आर्टिकल 45 है जो हम डीपीएसपी में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी की फुल फॉर्म ये बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसमें भी बोला गया कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए। यहां लिख लो आप, यहाँ पे 45 में बोला गया 0 to 6 ईयर्स, यहाँ लिख लो 0 से 6 साल के बच्चों की बात। तो याद रखना, अगर एमयू में आता है एग्जाम में कि 6 से 14 साल के बच्चों का कौन सा आर्टिकल है? 21A है। और अगर पूछता है कि 0 से 6 का कौन सा आर्टिकल है, तो वो 45। अब नाउ चेंज, देखो अब क्या हुआ है? स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6। तो भाई यही वाली बात को बोला है। 45 में क्या दे रखा है? 6 साल तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट की, यहाँ पे क्या बोला है? सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए 0 से 6। भाई बच्चा पैदा हुआ है तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है, स्कूल तक लेके जाओ, तब ना स्कूल पढ़ाएगा। स्कूल घर थोड़ी आएगा आपको। एक इसमें कैच है, याद रखना, गवर्नमेंट पढ़ाएगी तो गवर्नमेंट कहाँ पढ़ाएगी फ्री में? गवर्नमेंट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, आप गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री में पढ़ा सकते। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 51A में भी पढ़ाई के बारे में दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है पढ़ो, ये भी अंडरलाइन करो। शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और व्हाट बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर। यहाँ पे भी एज क्या दे रखी है बेटा? 6 से 14 साल। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को माँ बाप को पढ़ाना है स्कूलों में। यहाँ पे क्या बोला गया? माँ बाप की जिम्मेदारी। तो सर अभी तो आपने बताया 45 में भी माँ बाप को की जिम्मेदारी है, तो 45 में माँ बाप की जिम्मेदारी 0 to 6 साल के बच्चों को पढ़ाने की, और 51A में जो जिम्मेदारी है वो 6 से 14 साल के बच्चों के माँ बाप के पढ़ाने की जिम्मेदारी। तो सर 21A में क्या है? 21A में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने। ये डिफरेंस है, समझ गए? कंफ्यूज हो गए? पहले वाले में सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दूसरे वाले में गवर्नमेंट और माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी, लेकिन 0 से 6 साल के बच्चों की। और अगर 6 से 14 साल के बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है 51A में? वो पेरेंट्स की। ठीक है, ये हो गया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज फंडामेंटल राइट्स टू फ्री एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21। तो भाई राइट टू एजुकेशन कब की शुरुआत हुई थी? यानी 21 आर्टिकल में था। पहले ये कहाँ था? 21A में आने से पहले ये कहाँ था? ये 21 में, यानी राइट टू लाइफ में एजुकेशन दे रखा था इसी में पहले। तो कब दे रखा था? 1993 में। ठीक है, तो एजुकेशन पहले कहाँ था सर? आर्टिकल 21 में। ठीक है, अब कहाँ है बेटा? तो आर्टिकल 21 के ए में है, ए याद रखना। ठीक है, बस इतना। तो कब आया बेटा 21A में? 2002 में। उससे पहले कहा था सर? उससे पहले 21 में था, आप ही ने बताया। 1993 से लेकर के 2002 तक, ये 11-12 साल इधर ही था, 9-10 साल इधर ही था। अब आओ 22 भी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करता है। हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन है? तो स्वामी केस में क्या जानना तुम? फैक्ट्स बताओ ना। फैक्ट्स याद नहीं आ रहा तब तो पूछ रहा हूँ, फैक्ट्स तो बताओ, तुम देख के पूछ रहे हो ना। बता दो तो क्या है, 1-2 लाइन तो बताओ, मैं बता दूंगा भाई। पुट्टो स्वामी केस, वो तो पता है, नोजेस की बेंच थी। केस में था कि ये बताओ। अरे यार कहाँ जा रहे हो तुम? अलग से पूछ रहे हो। अभी इस क्लास को मत डिस्टर्ब करो, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं आ रहा। वही तो कह रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन यार यहाँ तुमको तो पूछना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं, मत पढ़ो उसको। चलो मैं बता दूंगा, अलग से पूछ लेना। इन लोग को मत डिस्टर्ब करो यार, इनके किसी काम का नहीं है, तुम्हारे भी काम का नहीं है फिलहाल। चलो अब भाई, ब्लैंकेट नहीं जानते आप? ब्लैंकेट क्या होती है? व्हाट इज ब्लैंकेट? रख देना, उसी से रिलेटेड केस है, मैं अलग से समझा। अब आ जाओ 22, ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड। 22 क्या बोलता है? उन लोगों को मदद करता है जो लोग अरेस्ट हो गए या डिटेन हो गए। हमने 20 पढ़ा था। 20 में किसको मदद हो रही थी बेटा? 20 में उन लोग को मदद हो रही थी जो किसी क्राइम में फंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम 22 में क्या पढ़ रहे हैं? जो किसी क्राइम में फंस गए और अरेस्ट भी हो गए, और क्या हो गए? डिटेन भी हो गए, यानी उनको रोक लिया गया, पकड़ लिया गया। ठीक है, उनके लिए कुछ फायदे दिए गए 22 में। ठीक है, तो क्या है? अंडरलाइन कर लेना। अरेस्ट और डिटेंशन कहाँ दे रखा है? 22 में। ठीक है, एमयू में पेपर में अगर आता है तो 22 में दे रखा है। 2 तरह के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव और एक होता है प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव मतलब आगे पढ़ो,
विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय कोर्ट, जहां पे आपको बिना ट्रायल के या बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया जाए, और प्यूनिटिव होता है जहां पे आपको अरेस्ट किया जाए आफ्टर पनिशमेंट। सिंपल वर्ड में समझना, देखो दो तरह के क्राइम होते हैं इंडिया में। एक, जैसे मैं कोई क्राइम किया, मैंने कोई क्राइम किया, उसके बाद मुझे पुलिस ने पकड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन, सिंपल वर्ड्स में। यानी अब मुझे पकड़ लिया क्राइम करने का, रंगे हाथों पकड़ लिया, तो मुझे जेल में सजा भी होगी, पनिशमेंट भी होगी। तो जो सजा मुझे जज के द्वारा मिलेगी बाद में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्यूनिटिव है। पर अगर मान लो कोई क्राइम मैं करने से पहले ही मुझे पकड़ लेती है पुलिस, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, प्रिवेंटिव। यानी पुलिस ने कोई चीज होने से पहले प्रिवेंट कर लिया, जैसे पता चला बम फोड़ने जा रहा है कोई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई और पुलिस ने वो बम फटने से पहले उस बम फोड़ने वाले को पकड़ लिया और बम भी ले लिया, तो सजा तो उसको तब भी मिलेगी क्योंकि बम फोड़ने जा रहा था वो। अब यहाँ पे वो मेंसरिया नहीं आएगा, प्लानिंग नहीं थी सिर्फ, प्लानिंग उसने बम लगा भी तो दिया, जाके बम फटा ही ना पुलिस आगे टाइम पे, तो समझ रहे हो। तो यहाँ क्या हुआ, इसे हम बोलेंगे प्रिवेंटिव। पुलिस ने पहले ही रोक दिया कोई चीज होने से, तो हम बोलेंगे प्रिवेंटिव, उसमें भी सजा होगी, जेल जाएगा वो, तो उसमें क्या होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और कोई चीज होने के बाद, बम फटने के बाद अगर पुलिस मुझे पकड़ती, तो हम क्या बोलते हैं, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है। डिफरेंस समझ गए। इंडिया में कौन सा वाला चलता है इनमें से, अभी हम पढ़ेंगे। देखो इनमें से एक इंडिया में चलता है, इंडिया में कौन सा, मतलब चलते तो दोनों हैं, लेकिन ज्यादातर कॉमन कौन सा है, तो कॉमन है बेटा प्यूनिटिव। ये चीज आप टिक लगा लो। इंडिया में सबसे ज्यादा जो चलता है 80% प्यूनिटिव केसेस होते हैं, प्रिवेंटिव बहुत होंगे। इंडिया में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहले मिलती नहीं क्राइम होने से, ठीक है। प्रिवेंटिव तो जब होगा ना, जब पहले ही आपको पता चल जाए। इंडिया में मोस्टली केसेस आर डलते हैं प्यूनिटिव केस होने के बाद ही पता चलता है नॉर्मली। प्रिवेंटिव, अच्छा प्रिवेंटिव सबसे ज्यादा कहाँ पता चलते हैं, जैसे यूएस में ना ज्यादातर प्रिवेंटिव केसेस क्राइम होने से पहले लोगों को पता है, सोसाइटी में मोहल्ले के लोग ही रह रहे हैं, शोर शराबा आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई है, भाई कुछ मर्डर वर्डर ना, पहले ही पुलिस को फोन करे, पुलिस वाले आकर उनको शांत करा के जाते हैं पहले कि शांति से बैठ जाओ। हाँ, यहाँ पे लड़ते रहो, पड़ोसी भी नहीं आएगा, हाँ बेटा मारो, बाद में इंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न लेके, हाँ मार, वो चीज़ होती है, सूद दे जाके। हाँ बोलो बेटा, घर ही ऐसे बनाए जाते हैं घर की आवाज़ बाहर आ जाए। शीशे वाले घर होते हैं जिसमें से आवाज़ अब कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन आवाज़ बाहर आ सकती है, ऐसे घर बनाए जाते हैं। प्री प्लांट, पूरे एरिया प्री प्लांट होता है, ऐसे नहीं अलीगढ़ की तरह कहीं की जगह एक के ऊपर एक घर बने हुए हैं, ऐसे नहीं होता है ना। एक घर है तो उसी की दीवार में दूसरे का भी घर है ना, एक ही दीवार में तीन तीन घर है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ अलग अलग सोसाइटी ही अलग होती है, सबके पास पार्किंग एरिया सब कुछ होता है, तो देर पॉपुलेशन भी कम होती है। और जनगणना, ऐसा नहीं कि अमेरिकन के बच्चे नहीं थे, उनके भी 10-10 बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके भी 10-10 बच्चे होते हैं, फिर उनको ना कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट स्कीम्स में नहीं मिलता है पहले से। अगर आप इतने बच्चे करोगे, बच्चे आप कर सकते हो, लेकिन क्या है, आपको गवर्नमेंट की कुछ बेनिफिट नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते फिर पहले से ही है, ठीक है, पैदा ही होते आपको बता दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब करनी तो 2 बच्चे होंगे, इसके ऊपर नहीं होने चाहिए, सब चीज़ें वहाँ पे बता रखी है। तो वहाँ से सब कुछ क्या है, वहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉलो करते हैं, इंडिया में प्यूरेटिव केयर, ठीक है। अब आओ 22 का पहला क्या बोलता है, और देखो 22 के 2 पार्ट है मेनली। तो पहला क्या बोलता है, कन्फर्स द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स ऑन अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर ऑर्डिनरी लॉ। कोई भी बंदा जो अरेस्ट हुआ है, डिटेन हुआ है, फंडामेंटल राइट टू बी इन्फॉर्म, उसको बताया जाएगा क्या, जिसको आप अरेस्ट करोगे बेटा उसको क्या बताओगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया, क्या बताओगे पहली बात तो, कि आपको हमने क्यों अरेस्ट किया, ठीक है। अगर नहीं बताया तो उसको जज छोड़ देगा, वो जज के सामने जाके बोलेगा ना कि साहब मुझे तो बताया नहीं क्यों अरेस्ट किया, तो जज बोलेगा क्या सही बात है, तो सबूत है, सबूत दिखा दिया, छोड़, ठीक है। दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट टू कंसल्ट, जब आपको अरेस्ट कर लिया, बता दिया कि आपको क्यों अरेस्ट किया, फिर उसके बाद क्या आपको लीगल प्रोटेक्शन, यानी आपको वकील भी कराएगा पुलिस वाला। अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो पुलिस का काम है आपको वकील देना। अगर आपके पास अपना वकील है तो अपना वकील बोला, अब वो मना अगर कर दिया ना, तो अगेन वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको बाद में कोर्ट में, जब वो कोर्ट में मुझे तो वकील ही नहीं करा साहब इसने, तो छोड़ देगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, उसके बाद अगर वकील भी कराया, अरेस्ट भी करा बता करके। तीसरी चीज क्या है, कब आप छूट जाओगे, जब आपको जज के सामने ले जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर नहीं ले जाएगा। 24 जैसे अभी अरेस्ट किया तो अगले, कल क्या है, मान लो कि कल मंडे है फॉर एग्जाम्पल, 24 घंटे क्या हो रहे हैं, 1 बजे हो रहे हैं, 1 बजे तक अगर मुझे आज से लेके कल 1 बजे तक मुझे जज के सामने नहीं लगे, तो 1 बजे के बाद 1 बज के 1 मिनट पे भी ले गया ना, तो मैं वहाँ कोर्ट में हल्ला कर सकता हूँ कि भाई 1 बज के 1 मिनट हो गया, मुझे छोड़ो, 24 घंटे हो गए। देखो कि उसने जब मुझे अरेस्ट किया होगा, उसने एक फाइल में डेट टाइम लिखना जरूरी है, केस डायरी जो होती है, वो लिखेगा FIR में, केस डायरी में, कि किस टाइम अरेस्ट किया, उस टाइम से 24 घंटा काउंट होता है, लिखना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। अब देखो अभी एक क्वेश्चन है, बीच में फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, लाइन कंप्लीट करना दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो बीच में संडे पड़ गया होगा, कोई हॉलीडे पड़ गया, अगर हॉलीडे पड़ गया तो वो हॉलीडे काउंट होगा 24 घंटे। मान लो कि कल संडे है, अगर सैटरडे में अरेस्ट किया तो जाहिर से संडे में तो कोर्ट खुलती नहीं है, मंडे में खुलेगी, तो संडे में वो जेल में रहेगा, 24 घंटा काउंट नहीं होगा। आने जाने में जो टाइम लग रहा है गाड़ी के, वो भी टाइम काउंट नहीं होगा, गाड़ी से ला रहा है या जाम लग गया तो वो भी टाइम माइनस हो जाएगा, उसके अलावा 24 घंटे काउंट नहीं। अब तुम क्वेश्चन लो। हाँ करा जा सकता है। अगर हम साबित कर सकते हो तो हमारा माना है। भाई अरेस्ट किया होगा, कम से कम 2 आदमी के सामने तो करा ही होगा, घर से भी उठा के ले गए हो तो घर में तो कोई होगा आपके,
उसने तो टाइम देखा ही होगा, कुछ नहीं तो अंदाज़ा तो देखा ही होगा उसने भाई। मान लो 1 बजे का टाइम है, उसको नहीं समझ में आ रहा, यही तो बोल सकते हैं ज़्यादा कि 2 बजे पकड़ा या 12 बजे पकड़ा, या तो नहीं बोल रहा शाम के 7 बजे पकड़ा, इतना तो डिफरेंस नहीं होगा ना। तो भाई आगे पीछे वाले लोगों ने भी तो देखा होगा, गाड़ी में बैठा के ऐसा थोड़ी घसीट के भी ले जाएगा तो लोग देखेंगे ना। आप जो टाइम नोट को, इसलिए पुलिस वाले ज़्यादा ज़्यादा 1 आध घंटे का घपला कर सकते हैं, इसके ऊपर तो कर नहीं सकते। इसके ऊपर करेंगे तो मोहल्ले वाले कोई ना कोई बोलते हैं साहब ये तो टाइम ही गलत बता रहे हैं, इन्हें तो दिन में पकड़ा रात में दिखा दिया उन्होंने, ऐसा नहीं कर सकते। आगे आगे पीछे भी तो देखो, सब लोग पट्टी थोड़े बांध के बैठ जाएंगे ऐसे आंखों पे, भैया क्या हो रहा है, चीज भी होती है। आ जाओ, फंडामेंटल राइट्स टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर। तो क्या है, अगर इनमें से कोई भी चीज छुपाई गई या नहीं दी गई उसको अरेस्ट के टाइम पे, तो क्या होगा, उसको मजिस्ट्रेट साहब छोड़ देंगे, जेल में नहीं भेजेंगे। क्या बोलेंगे मजिस्ट्रेट साहब कि भैया तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें ये सब, क्योंकि हमको हक है 22 में ये सब चीज़ जानने का, तो हमको अगर ऐसा नहीं हुआ तो छोड़ दिया जाए, ठीक है, साबित हमें कर देना होगा। साबित कौन करेगा, बताइए, तो वकील का काम है साबित करना। भाई पुलिस के एफआईआर मंगवाएगा, घर का टाइम रिकॉर्ड्स देखेगा, सब कुछ। आजकल हर किसी के घर में ना, हर तीसरे के घर में सीसीटीवी, अगर किसी ने नहीं भी देखा तो गली के आगे जाके सीसीटीवी आप कहीं देख लो, वहाँ से रिकॉर्ड आ जाएगा कब पुलिस वाला निकला था गाड़ी लेकर। यहाँ पे बाइक चोरी हुई थी, पुलिस वाले मेरे घर पे आए थे, मुझे जानते भी कोर्ट से, काफ़ी सारे पुलिस वाले आए, उन्होंने बाइक जो गली में चोरी हुई, किस चोर ने चोरी की है, यहाँ पीछे कहीं गली में कैमरा नहीं है, मेरे यहाँ लगा हुआ है, तो वो मेरे यहाँ से फुटेज लेके गए, मेरे यहाँ कैमरा में सुबह 4 साढ़े 4 बजे बुलेट चोरी करके भागा, उसकी पूरी फोटो आ गई। उनको टाइम पता था, अंदाज़ा कि भाई 4:30 से 5:30 के बीच का वाक़या, इस बीच की फुटेज दिखा दीजिए 1 तारीख की, मैंने दिखा दी उन्हें, टीवी पे चला के उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग ले ली, तो बस चोर पहचाना, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी नहीं मांगी, अरे ये इसने चोरी की है, उनको पता था कौन है चोरी। तो अब हम देख लेंगे, सब वकील साहब बहुत बस मैं मना कर सकता है, फिर वो कोर्ट ऑर्डर लाएंगे, वहाँ से वो देख जाएंगे, कोर्ट ऑर्डर पे फिर लाएंगे, फिर देख जाएंगे। मैं क्यों मना करूँ, अच्छा मैं एक नॉर्मल इंसान, मैं क्यों मना करूँगा, अगर किसी की हेल्प हो रही है तो वाई शुड, मैं अपनी बात करूँ, वाई शुड आई डोंट डोंट हेल्प, क्यों नहीं हेल्प करूँ, इसमें मेरा क्या जा रहा है, अगर मैं किसी की फुटेज दे रहा हूँ। हाँ ये खतरा है कि भाई चोर को पता चल गया मेरे घर का कैमरा है, चोर कल को मुझ पर धावा मारे तो मार ले, भाई हम डरते नहीं किसी से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं मैं नहीं डरा, मरेंगे इज्जत से, जिएंगे इज्जत से, चलो। हाँ बोल सकता, अगेन क्यों नहीं बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता, फिर वो भी बोल सकता है कि 4 मुक्के दे रहा हूँ चलेंगे, तो वो भी बोल सकता है? वो खासतौर से पुलिस वाला हुआ तो वो तो डंडा भी फिर वैसे कर सकता है सर के अंदर, दाड़ दाड़ 2 बार, तब ब्रेन वॉश कर दूँ तुम्हारा। तो बेटा जब हम कुछ करेंगे तो उसका अपोजिट से भी तो कुछ होगा, वही मैं कह रहा हूँ। पुलिस वाले से मैं पैसे मांगू, देखो कैसी बातें कर रहे हैं, किसी से तुमसे मांग सकता हूँ, समझ में आ रहा है, तुम मना कर दोगे सामने से पैसे देने से, पुलिस वाला तो पुलिस वाला है, ऐसी बात कर रहे हो यार। पुलिस वाला कहेगा अच्छा वकील साहब ऐसा कोर्ट का ऑर्डर लाता हूँ मैं, अब ज़्यादा ज़्यादा उछल रहे हो है ना, तब भी मैं कोर्ट का ऑर्डर भी कहता हूँ भाई मुझे नहीं मानना है, मेरी प्राइवेसी में नहीं दिखाऊँ, कोर्ट का ऑर्डर भी मैं रिजेक्ट करता हूँ। तब पुलिस वाला कहेगा देखो साहब हमारे पास एक देसी इलाज भी है, ये दरवाज़ा ज़रा सा बंद करो, ठीक है, तब मैं वो वकील वकील नहीं देखेगा, फिर वो देखेगा अपने आप को और मुझे सामने, ठीक है। तो उसके बाद उस टाइम राइट है कि भैया तुमने कोर्ट का ऑर्डर डिनाई कर दिया, चलो तो कोर्ट की तरफ से पावर है कि भैया अगर हमारा कोई ऑर्डर डिनाई कर दे तो आप फोर्स यूज़ कर सकते हो, तो वो फोर्स यूज़ करें, फिर उसको अपनी लीगल राइट पता है। मैं एक लिमिट तक ही तो मना करूंगा बेटा, कब तक मना करूंगा मैं हाँ चोर मुझसे नहीं उखड़वा सकता भाई, चोर कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आ रहा है कि हाँ मेरी फुटेज डिलीट करवानी है, तो मैं तो भैया उसे सीधे मना करूंगा, नहीं करना डिलीट में, तुम चोर हो भाई, तुम्हारी कहाँ से, तुम तो खुद ही इलीगल बंद हो, इलीगल बंदा लीगल ऑर्डर भी लिया तो वो इलीगली ऑर्डर हो जाता है कोर्ट में, कल को मैं बोल दूंगा जाकर, आए थे साहब मुझे धमका रहे थे, भैया धमका रहे हो धमका लो, या तो गोली मार के खत्म करो, अगर मैं बच गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर सीधी बात, आगे आओ पढ़ो। प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास गन रखी है यार अपनी पर्सनल, चलो आगे आओ। These safeguards are not available to an enemy alien or a person arrested or detained under, देखो ये जो सेफ गार्ड है ना, ये जो मदद है, ये किसको नहीं मिलेगी बेटा, किसको नहीं मिलेगी, ये जो हमारे दुश्मन देश है ना, अगर वहाँ के लोग आए हैं उनको ये मदद, जैसे उनको अरेस्ट किया जाता है, वो कहते हैं मुझे वकील कराओ, ये कराओ वो कराओ, पाकिस्तान वाले कोई हो गए तो उनको आप मना कर दोगे, नहीं भाई आपका हक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको हक ही नहीं दे रखा, आप तो भाई वैसे ही हमारे यहाँ अलाउड नहीं इंडिया में, आप कैसे यहाँ पे घूम रहे हो, ठीक है। उसके बाद एनिमी एलियन, दुश्मन देश हो गया, बस यही लोग हैं, ठीक है। 22 का 2 यानी सेकंड पार्ट क्या कहता है, दिस सेकंड पार्ट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या उन लोग को मदद दी जाती है जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू इंडिया में, तो मैंने पहले ही बताया कि इंडिया में जो एक कानून लगता है किस पे लगता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे और प्यूनिटिव डिटेंशन पे, तो ये जो 22 का जो सेकंड वाला पार्ट है ये खासतौर से प्रिवेंटिव वाले लोगों के लिए मदद करता है, मतलब कुछ उनको कुछ ताकत देता है प्रिवेंटिव, जबकि इंडिया में प्रिवेंटिव ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन 22 के 2 में प्रिवेंटिव वालों को भी कुछ मदद दी, ठीक है। अब दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू, ये जो मदद है ये सबको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी एनिमी एलियन, दुश्मन देश को, एनिमी एलियन मतलब दुश्मन देश, ठीक है। अब द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन, अगर किसी को आपने डिटेन कर लिया है लीगल तरीके से, जेल में ले गए, वकील भी कराया, 24 घंटे के अंदर, एक सेकंड 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस, क्वेश्चन पूछने जा रहे हो ना, एक सेकंड 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस भी किया, तो भाई कितने महीनों तक आप उसे अरेस्टेड रख सकते हो, ठीक है, तो 3 महीने आपके पास, 3 महीने से ज़्यादा आप अरेस्ट नहीं रख सकते किसी को, 3 मंथ, अगर उसकी केस चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है और जज ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है अरेस्ट रखने का, तो 3 महीने आप नॉर्मली उसको हवालात में
जेल में नहीं, हवालात जो पुलिस के पास होती है वहाँ रख सकते हो। जेल में जब जाएगा जब जज का ऑर्डर होगा, ठीक है। हवालात होती है पुलिस थाने में, छोटी छोटी जो जेलें होती है वहाँ आप रख सकते हो। बड़ी जेल में जब जाएगा जब जज बोलेगा, बगैर जज के ऑर्डर के बड़ी जेल में आप उसे नहीं, ठीक है। और उससे घर वालों से मिलने से नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें जेल में तो रोक सकते हो, पर हवालात में घर वाले मिलने आ रहे 10 बार आ रहे तो 10 बार आप मिलने दोगे, क्योंकि हवालात में मना नहीं है मिलने। मूवी में दिखाते ना यार तुम्हारा टाइम खत्म हो गया जाओ, ऐसा नहीं होता, कोई टाइम खत्म नहीं होता मूवी में, कुछ भी दिखाता है, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं कि आए घर वाले वहीं पिकनिक मना रहे हैं, बिछा लिया खाना, सुबह से रात बैठे हैं, जा ही नहीं रहे, खाने ही खिलाया जा रहे उसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा एक टाइम पीरियड होता है, आप बैठ जाओ, क्या है, पहले इसको कंप्लीट करने देना असल में, है ना। अब इसमें जो ये फैसला देंगे, अगर मान लो पुलिस वाले कह रहे हैं कि साहब हमारी रिमांड बढ़ाइए, 3 महीने हम इनसे कुछ पूछताछ नहीं कर पाए, या क्रिमिनल एक तरीके का हमें पता है इसने मर्डर कर रखे हैं, तो हमें 3 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे और टाइम बढ़ाइए, तो हाँ, हाईकोर्ट के जजेस ये टाइम बढ़ा सकते हैं, उनसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोकल कोर्ट वाले नहीं बढ़ा सकते। 22(7) में बोलता है पार्लियामेंट को कुछ ताकत देता है कि circumstances एट द क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन 3 months, तो 3 मंथ से ज्यादा किसी को डिटेन किया जा सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग अ ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन। ये छोड़ दो यार, वही वाली बात होगी, आप हाई कोर्ट के जज से पूछो। द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक अ लॉ फॉर प्रिवेंटिव, पार्लियामेंट के पास ताकत है इसमें कुछ भी बदलाव करने का, किसी को भी लेकर के कानून को। तो पार्लियामेंट, आप इतना याद रखना, कोई भी कानून में बदलाव करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। जैसे कि आपने बोला सर वक्फ वाला बिल, तो वक्फ वाले बिल में बदलाव करने की पावर है उसके पास। अगेन एक दूसरी पावर है जो मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की, जो उस पावर को कट कर सकती है, बदलाव की पावर को, वो सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। कोई भी कानून बन गया हो ऐसा तो उसे रोकने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास रोकने की पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास सिर्फ बनाने की पावर है, तो रोकने की पावर देखो। इसीलिए ना इंडिया में अम्बेडकर साहब ने किसी एक को एक ताकत नहीं दी है, ताकत बांट दी है, ताकि एक ही को सारी ताकत दे देते तो उसका गलत यूज हो, एक ने गलत यूज किया तो दूसरा उसको सही कर सकते, इस तरीके से ताकत बांट दी, समझ रहे, ठीक है। अब आओ 23 और 24 देख लेते हैं मैम के आने से पहले। 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन क्या था बीच में, गोइंग टू द प्रीवियस पेज सर प्लीज। मैंने ये बोला कि 22 के सेकंड खास तौर से प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को मदद करता है। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज एलियंस, एलियंस को बताता है और सिटीजंस को बचाता है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एनिमी एलियंस को नहीं बचाता है, पर लिखा हुआ है। सेम गोज विद जो इस पार्ट में लिखा हुआ है वही इसमें भी लगेगा, यानी अगर यहाँ पे क्या कह रहे हैं सिर्फ सिटीजन एलियंस को बचाता है, यानी इसका मतलब दूसरा क्या होगा, एनिमी एलियंस यहाँ लिखा नहीं है, इसका मतलब उसको बचाता नहीं है, सीधी सी बात। अगर एनिमी एलियंस को भी बचाता तो यहाँ लिख देता ना, इसीलिए मैंने यहाँ इशारा किया कि एनिमी एलियंस को नहीं बचाता, यहाँ लिखा हुआ है। एक ही चीज़ लॉ में ना बार बार नहीं लिखनी पड़ती, काफ़ी बार ना ऊपर से भी आगे पीछे से भी ड्राइव हो जाती है। अब आइए 23 क्या है बेटा, 23 बोलता है कि किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते या किसी भी इंसान को खरीद या बेच नहीं सकते आप। अगेन आपके पास आपकी जिंदगी का हक है, आपकी बॉडी का हक है, तो आपकी बॉडी को कोई और बेच देगा या किसी और को हक होगा नहीं। तो 23 क्या बोलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग लिख लो यहाँ पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ दे रखा है 23 में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है, लड़का लड़की को बेच देना मार्केट में, ठीक है, या फिर उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच देना, दिल गुर्दा फेफड़ा जो भी कुछ बेच दिया, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते। और किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ये दोनों चीज़ यहाँ लिखी हुई, ठीक है। सेम गोज विद, मैं किसी से जबरदस्ती अपने यहाँ नहीं पढ़वा सकता, मैं किसी यहाँ से जबरदस्ती कोई बच्चे नहीं बुला सकता, सब फोर्स लेबर का पार्ट, ठीक है। अगर मैं किसी भी तरीके का फोर्स कर रहा हूँ दैट विल कम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 एज अ फोर्स लेबर पार्ट, ये भी उसमें फॉलो करता है। ये चीज़ में दी हुई नहीं है, लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की मुल्ला एंड मुल्ला, जो कि बहुत बड़ी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, इतनी बड़ी बुक है 12 या 14 वॉल्यूम में, ठीक है, वो किताब जब पढ़ोगे वहाँ लिखा हुआ, उससे बड़ी कोई बुक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन जिसने एक्सप्लेन करा हो आज तक, और एमयू के सेमिनार में रखी हुई है, एमयू लॉ फैकल्टी, ठीक है। खरीदने की जरूरत नहीं, खरीद नहीं पाओगे, 50-52 हज़ार रुपये की बुक्स है सिर्फ एक राइटर की, क्या सेमिनार से पढ़ लो। लोग पढ़ते थे एक किताब इतनी मोटी होती थी, तो एक एक पेज में ना एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रखे हैं, यहाँ पे पब्लिक का क्या मतलब है, अगले सेंटेंस में पब्लिक का क्या मतलब है, एनिमी एलियन का वहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ का हर एक चीज़ को हर लाइन के हिसाब से बता, इसलिए इतनी बड़ी बुक है, समझ रहे हो। तो हम लोग उससे पढ़े, ठीक है, तो हमारी कॉन्सेप्ट जो क्लियर है वो वहाँ से क्लियर है, क्योंकि हमने उसको पढ़ लिया है। मुल्ला एंड मुल्ला, राइटर का नाम मुल्ला डॉक्टर मुल्ला है, बुक का नाम मुल्ला एंड मुल्ला है, और पब्लिशर का नाम मुझे याद नहीं यार, हो गए 10 साल पढ़, हाँ देख लेना गूगल पे मिल जाएगा। हाँ पानी है तो, अरे यार पानी यहाँ नहीं दिया तुमने, मैंने कहा था नहीं बोतल यहाँ रख देना। ओके, तो मैं 23-24 कंप्लीट कर लूँ। अच्छा यार जरा सा क्या नाम है, अब्दुल, मैम को फ़ोन कर लो बेटा, कहाँ पर है, 1:10 हो गया है, मैम की क्लास है। ओके, हाँ कर लो, बंद करो दरवाजा।
दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए बिल्कुल प्रॉपरली। बेटा ये बंद कर लेना, एसी चल रहा है। अब्दुल सब बंद कर लो जरा। रिमोट प्लीज़, रिमोट देना, यहाँ से रिमोट देना मुझे। देखिए 23 ऑन कर दिया। ऑनलाइन बच्चे बस 1 मिनट दें, बस मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू 23 मैंने बताया कि किसी को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, नहीं जबरदस्ती कुछ काम करवा सकते हैं। दिस फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ये सब पे लगेगी ये वाली राइट जो है। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम बोथ। ये बचाएगी इंडिविजुअल को, चाहे गवर्नमेंट से बचना हो आपको, चाहे प्राइवेट, यानी कोई प्राइवेट आदमी भी आपको खरीद बेच नहीं सकता, ना ही गवर्नमेंट आपको खरीद बेच सकती, नहीं आपके कोई पार्ट खरीद बेच सकती। ठीक है, यानी इंसान है भाई, हम कोई वो थोड़ी है, मतलब दुकान पर रखा हो सामान कोई बेच दोगे, मजाक थोड़ी चल रहा है, वो वाली चीज़ है। अब आर्टिकल 23 परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस ऑफ पब्लिक पर्पसेस। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि आप कंपलसरी सर्विस दे सकते हैं, यानी अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपसे, देखो फोर्स सर्विस, देखो फोर्स लेबर क्या होता है, किसी जबरदस्ती काम करवाना। एक काम वाली काम कर रही, पैसे ले रही है, तो वो जबरदस्ती काम नहीं है, और वही काम वाली काम नहीं करना चाह रही, मैं जबरदस्ती उससे काम करवा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, पैसे भी नहीं दे रहा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स लेबर हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आप गवर्नमेंट अगर किसी से चाहे, किसी से भी चाहे, तो वो अपना काम करवा सकती है बिना पैसे के। भाई ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे, जब मिलिट्री कम पड़ जाए, देश पे खतरा मंडरा रहा हो दूसरे देश का, और गोलीबारी चल रही है, और लोग आर्मी वाले कम हो, तो आम आदमी को भी गन दी जा सकती है, आम आदमी से भी बोला जा सकता है एज अ फोर्स लेबर कि भैया हम आपको उसके पैसे तो नहीं देंगे, देश के लिए जरा सा खड़े हो जाओ, झंडा ले लो हाथ में और गोली चलाओ, जाके मारो दुश्मनों को, दुश्मन घुस गए हमारे देश में। ठीक है, तो वहां पे आपको फ्री सर्विस देनी होगी, तो आप दोगे। ठीक है, आप मना भी कर सकते हो, ठीक है आप, लेकिन उसके आपको पैसे नहीं मिलने वाले अगर आप सर्विस करते हो कि मैं आर्मी का पार्ट बन गया, आर्मी की सैलरी मुझे मिलना शुरू हो जाए, नहीं, आप टेम्परेरी पीरियड के लिए आर्मी की मदद कर रहे हो, तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। ये तरह की चीज़ क्या होगी, फोर्स लेबर नहीं कहलाएगी, मैं ये समझा रहा हूँ। कोई सोशल सर्विस, आप उससे जाके किसी के घर में कंबल देकर आते हो, किसी को राशन देकर के आते हो, फिर उससे राशन के पैसे नहीं लोगे ना, वो जो आप अपनी तरफ से कर रहे हो, ठीक है, वो आपको कोई कह नहीं रहा करने के लिए, तो आप क्या ये नहीं बोलोगे कि मुझे गवर्नमेंट ने बोला था, फोर्स किया था कि मैं लोगों की मदद करूँ, तो मोदी जी भाषण दे रहे थे कि जाइए मदद करिए लोगों की निकल करके, ठीक है, तो उनके कहने पे मैंने मदद कर दिया, मोदी जी मुझे पैसा दीजिए आप जो मैंने मदद की उसकी। मोदी जी कहें भैया ये तो तुमने खुद किया ना सोशल वर्क, इसमें हमारा कोई जिम्मेदारी थोड़ी बनती है, हमने तो तुमसे बोला, तुमने अपनी तरफ से कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों को आपको फोर्स लेबर में नहीं काउंट किया जाएगा। तो आप बाद में बोलोगे मोदी जी ने हमसे काम करवा लिया, हमें पैसे, मोदी जी ने सिर्फ काम करने होगा था, ये नहीं बोला था कि जाके सच में करिए। ठीक है, अब आओ, फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे। तो भाई क्या कह रहे हैं, कोई भी ऐसी सर्विस जो आप अपनी मर्जी से करते हो, ठीक है, किसी की मदद, अभी इन्होंने जैसे मान लो अब्दुल ने मेरी कोई मदद कर दी, कोचिंग में कोई बच्चा ज्वाइन करा दिया खुद से, ठीक है, तो मैंने इनको कोई फोर्स चीज़ तो नहीं करी, इन्होंने अपनी दिल से किया वो चीज़, तो क्या होगा, वो फोर्स लेबर नहीं, लेकिन अगर मैं इनको फोर्स करूँ, भाई लाओ चलो चलो चलो, फॉर एग्जाम्पल कोचिंग में बच्चे भरो मेरे, ऐसे कोचिंग्स वाले करते हैं, अगर मैं ये पीछे पढ़ूँ इनके फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या होगा, वो ये बोल सकते हैं कल को सर मुझे फोर्स लेबर करवा रहा है, ये फोर्स लेबर का पार्ट है, सर मैं करना नहीं चाह रहा, मुझसे ये काम क्यों करवाऊँ, कोई भी काम जो मैं खाली ये नहीं झाड़ू पोछा ही करवाऊँ, कोई काम अगर मैं आपकी ख्वाहिश के खिलाफ करवा दूँ, फोर्स लेबर, और ये इंडिया में मना है, समझ गए, इंडिया में मना है। उसके बाद क्या है, द एज इज नॉट मेंशन इन 23 में। देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की या फिर फोर्स लेबर की कोई एज होती है क्या, कोई एज नहीं होती, किसी भी एज में आप करो तो फोर्स लेबर ही होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड सेलिंग और बाइंग ऑफ मैन। तो क्या होता है, आदमी का खरीदना बेचना, औरत का खरीदना बेचना, बच्चों का खरीदना बेचना सामान की तरह, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। इमोरल ट्रैफिक इन वुमन एंड चिल्ड्रन, और लड़कियों को गलत मकसद से बेचना, बच्चों को गलत मकसद से बेचना, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी को बेचना, देवदासीज को यूज करना। अब देवदासी रिमूव हो गया इंडिया से, पहले हुआ करता था लेकिन यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है। और स्लेवरी, किसी को बिल्कुल ही आपने अपना पर्सनल नौकर बना रखा है और उसको आप एक भी रुपया नहीं देते, आपको घर का पर्सनल काम भी करवाते हो सारा, ठीक है, और उससे कोई भी, स्लेवरी क्या हो गया, फोर्स लेबर में सबसे गंदी फॉर्म हो गई, आप बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह उसको ट्रीट कर इंसान को, वो स्लेवरी हो गई। ठीक है, देवदासी क्या होता है, भगवान की राह में है, लेकिन क्या है कि भगवान के नाम पे जो भगवान के मैनेजर है वो उसको यूज कर रहे हैं कि भैया तुम भगवान की अगर वाइफ हो तो हमारी भी वाइफ हो, ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, ये चीज़ अगर कोई करता दिखेगा प्रैक्टिस तो उसको सजा होगी, ये जितनी चीज़ें। प्रॉस्टिट्यूशन, भाई कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करे, प्रॉस्टिट्यूशन किसी को खुद करना है तो कर सकता है, लेकिन कोई किसी से जबरदस्ती करवाएगा तो फोर्स लेबर का, ठीक है, उस नहीं पढ़ना, रिस्ट्रिक्टेड है पर बैंड नहीं, रिस्ट्रिक्टेड मतलब समझो, कुछ रिस्ट्रिक्टेड मतलब उनको आज़ादी नहीं है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, पर्टिकुलर एरियाज डिसाइडेड है, आम पब्लिक में नहीं घूम सकते वो लोग। अगेन हफ्ता नहीं पहुंचाते, अब अगेन दूसरी चीज़ पे जा रहे हो, पुलिस वालों को आप हफ्ता पहुंचाते हो, रेड नहीं पड़ेगी। देखो
पुलिस का काम है लीगली किसी को भी अरेस्ट करना और रेड मारना, वो पुलिस का हक है, उसका क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो जितना भी रेड मारेगी वो लीगली होगी, ठीक है, चाहे लीगल जगह पे ही मार रही हो, लेकिन वो लीगल ही रेड होगी हर हाल में। और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिला हाथ में तो भैया जाहिर सी बात है वापस आ जाएंगे, लेकिन वो पुलिस का आके आप उनसे छीन नहीं सकते। मेरे घर में भी रेड, एक मिनट, मेरे घर में भी रेड मार सकती है, उनसे वो हट थोड़ी छीन सकता हूँ। हाँ, मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ तुम क्यों आए, जो मेरा हक है भाई, तुम मेरे घर में कैसे आए, क्यों मुझे आए हो तुम पकड़ने के लिए, क्यों अरेस्ट करो, क्यों रेड मार रहे हो, ये मैं पूछ सकता हूँ। मुझे अगर अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ पूछ सकता हूँ, क्यों अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ, वो मेरा हक है। अब वही ना मैं बोल सकता हूँ ना, सर्च वारंट कहाँ है, ठीक है, ऐसे ही इन जगहों पे जाएंगे तो वो भी पूछ सकते हैं कि भाई आपका सर्च वारंट क्या, आप हमारी जगह है। तो छोड़ेंगे ना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर, ऐसे कैसे डिटेन कर लेंगे, ये तो पढ़ा है बेटा 22 में, भूल गए। डिटेन आप 24 घंटे ज़्यादा कर ही नहीं सकते हो ना, 24 बिना वजह के 24 घंटे ज़्यादा डिटेन कर नहीं सकते। वही तो कह रहा हूँ, पुलिस का काम सिर्फ आपको अरेस्ट करने का है, आपको कानून बताने का। हाँ, ये बात, हाँ, हाँ, बिल्कुल नाम वाम रजिस्टर किया था सब, ताकि अगली बार भैया अगर किसी पर शक हो तो पहले इन लोग का नाम फ़ोन नंबर है, पहले इनको कॉल की जाएगी। प्रोस्टिट्यूशन क्या अच्छी चीज़ है, तो भाई शक ही शक होगा ना फिर। हाँ, ऐसे नहीं अलाउड है ना, फ्रीली उसकी कुछ टाइमिंग्स है, कुछ चीज़ें आगे यार, आगे दूसरी चीज़ है ना यार, यहाँ मत, वो दूसरी चीज़ है यार, मैं यहाँ क्या बताऊँ, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ उसके कानून अलग हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन अलग है, आम लॉज नहीं लगते उन पर, तो वो पूरा एक मुझे अलग से चाहिए उसके लिए क्लास यार। तो मैं अब बात इतना मैंने बता दिया कि हाँ कुछ चीज़ें पुलिस के पास है, कुछ चीज़ें उनके पास है, प्रोस्टिट्यूशन आप कर सकते हो भाई। प्रोस्टिट्यूशन क्यों होता है यार, सिंपल सी बात है भाई, समाज में कोई गलत एक्टिविटी नहीं हो, मैं अगर दूसरा सेंस बताऊँ, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो गलत एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये भी चीज़ समाज का हिस्सा है जो होता है, ठीक है। अब ये उन जिन लोगों को प्रोस्टिट्यूशन में डाला गया है, जाहिर सी बात है कोई खुद से प्रोस्टिट्यूशन में जाता नहीं है, पकड़ पकड़ के डाले जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिक से। अब यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना ये चीज़ें रोकने की, गवर्नमेंट रोके, अगेन मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती ना, हम लोग जाएंगे हम तो मार के फेंक देगा उसी, ठीक है, पुलिस मिली होती है ना, अगेन भाई ये जितने चोर ये लोग होते हैं सबसे पुलिस मिली होती है, किसी भी एरिया में जब पुलिस थाना होता है उनको पता होता है उनके एरिया में क्या हो रहा है, उनके एरिया में चोर कौन है, उनके एरिया में मर्डर कौन है, हैबिचुअल मर्डर कौन है, सब पता होता है। पहली बार में जैसे किसी पे शक जाता है तो पहले अगर कोई मर्डर हुआ मान लो तो पहले उनका शक किस पे जाएगा, जिनको उनको पता है उनसे ही पहले पूछेंगे, और अगर कोई मर्डर नया भी होगा तो उनसे ही पूछेंगे भैया तुम्हारी एरिया में तुम मर्डर करते थे तो तुम्हारे कौन सा चेल आ गया जो मर्डर करके चला गया, या तुम पता करके बताओ, तो वो उनके खबरी बन जाते हैं, भैया वो खबर करके बताते हैं, समझ रहे हो भाई, तुम्हें जेल नहीं भेज रहे, बताओ किसने मर्डर किया, तो वो पता उनका भाई, वो चोरों में ही बैठते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, बताया था पुलिस का यही तो होता है। अब ये क्या होता है कैसे होता है यहाँ पे छोड़ो, है ना, हम नहीं जा रहे, तो समझ गए इस तरह की कोई भी चीज़ इंडिया में बैंड है। अब आ जाओ 24 में क्या बोला गया है, 24 में बोला गया बच्चों से आप काम नहीं करवाओगे, बच्चे कौन, जो 14 साल से कम के, ऊपर क्या बोला गया आप किसी से भी काम नहीं करवा सकते उसकी मर्जी के बगैर, नीचे क्या बोला गया 24 में कि भैया बच्चों से काम नहीं करवाओगे जो 14 साल से कम के, कहाँ काम नहीं करवाओगे, फैक्ट्री में, माइंस में, या फिर जहाँ पे जान का खतरा है, हैजार्डस एक्टिविटी, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, रेलवे का, जहाँ का रेलवे का काम चल रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कहीं पे, वहाँ पे फ्लाई ओवर बनना है, पुल बनना है, डैम बन रहा है, वहाँ पे आप बच्चों से काम नहीं कर, ठीक है, जहाँ पे जान का खतरा है, यहाँ पे कोई जान का खतरा नहीं, मैं यहाँ पे कपड़ा पुछवा रहा हूँ, मैं पुछवा सकता हूँ, आगे बच्चों से काम करवाना ही इलीगल है अगर मैं और लॉज में जाऊँ तो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, खतरनाक जगह पे काम नहीं करना। ढाबों में बच्चे काम करते हैं, ढाबा खतरनाक जगह तो नहीं, लेकिन अगर ढाबा रोड पे है तो वो खतरनाक जगह बन गया ऑटोमेटिक, क्यों, रोड पे गाड़ी चल रही है, ढाबा अगर रोड से सटा हुआ है, भाई गाड़ी, बच्चा जरा सा ढाबे से बाहर निकला रोड पे आ गया, रोड गाड़ी आई, गाड़ी तो अपनी स्पीड में चली उड़ा के चलेगी, तो ऐसी जगह ऑटोमेटिक हैजार्डिस, तो आपको जगह भी देखनी पड़ेगी सिचुएशन बेस्ड भी कि वो जगह हैजार्डिस है। अब मेरा घर घर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही में बच्चा मेरा रोड पे काम करे जा रहा है, वहाँ बाहर गेट पे ही मैंने बैठा रखा है, गेट के बाहर, गेट के अंदर तो खतरा नहीं, गेट के बाहर बैठा, गेट के बाहर तो रोड है ना, गाड़ियाँ चलनी है, बीच में कुर्सी डाल के बैठा दिया मैंने उसको, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को कि गाड़ियाँ लगवाना तुम्हारा काम है, जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा अगर उसको उस पर चोट लगती है, जिम्मेदार कौन, मैं हूँ ना, क्योंकि मैंने उसको बीच रोड पर बैठा, रोड क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और घर मेरा क्या वो प्राइवेट है, प्राइवेट जगह पे खतरा नहीं होता है, पब्लिक जगह पे खतरा होता है। अब आ जाइए, इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, भाई किसी भी इनोसेंट काम को अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वो कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू, इनोसेंट काम में किया गया, मेरी कोचिंग में काम कर लिया, चाय बना के पिला दिया, वो सब इनोसेंट काम है, वो कर सकता है, हाँ बोलो। आर्टिकल देखो, इसमें जो भी कानून है, वो जो भी कानून बनते हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया पे लगते हैं, कानून तो एक ही जगह होता है ना। हाँ, हाँ, वो इलीगल पूरे सभी कानूनों के लिए, हैजार्डस काम तो वो कहीं भी नहीं कर सकता, समझ रहे हो।
नॉर्मल काम कर सकते हैं, वो यहाँ भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी कानून में कर सकते हैं, उसमें कोई। अब आ जाइए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एक नया कानून आता है, उसको नहीं पढ़ना है आपको, और साथ में ये वाला कानून भी आया था। क्या बोल रहा है इसमें? ये बोला गया कि बच्चों को, नहीं छोड़ दो यार, ये पूरा पॉइंट, इसमें ये बोला गया बच्चों का इंसाफ जल्दी होना चाहिए, छोड़ दो। तो क्या है, हमने क्या पढ़ा 24 में और 23 में क्या पढ़ा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर एग्जाम में आते ह्यूमन ट्रैफिक आ दे रखा है, 23 में दे रखा है। तुम्हारे दिमाग में कोई केस तो नहीं आ गया फिर से? हाँ ठीक है। उसके बाद हाँ, वो केस बहुत पड़ता है यार, वो पता नहीं यूपीएससी निकालेगा अभी 12th में, ठीक है। उसके बाद 23 में, लेकिन अच्छी बात है, अगर कोई केस आ गया तो कर लेगा, क्योंकि ये पढ़ता रहता है। लेकिन केस आता नहीं, बहुत आया ना तो एक, बहुत आया तो एक, ये बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है। वो तो पता ही यार, केशव नंदा आएगा या 2-4 हैं, एक गोपालन में वही मेनका गांधी आ जाएगा, यही सब आते हैं जो। वो जो मार्शल एंड मैडबरी ये सब वाले केस, ये हमें बाहर के केस नहीं पूछता। बाहर इंडिया के केस, मार्शल मैडबरी इंडिया का केस थोड़ी है यार, क्या बात है। तो जिसने आपको ये बताया सर, ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया केस कहाँ का है। सर ने आपको, मिस्टर लॉर्ड, मैं उनको सर ने लॉर्ड बोलूँगा ना, ही इज प्रिपेयरिंग यू फॉर यूपीएससी, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पर पहले लॉ तो निकलवा दो एमयू का, ठीक है। चलो अब आओ, 25 क्या है बेटा? 25, 26, 27, 28, ये बात करते हैं रिलीजन।